स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं महाजनपद काल का एमसीक्यू। इसके पहले हम लोग महाजनपद काल का क्या देख चुके हैं, थ्योरी पोर्शन देख चुके हैं, ठीक। तो उसमें हम लोग क्या क्या कवर किए थे, उसमें हम लोग टोटल 16 महाजनपद के बारे में पढ़े थे, उनकी जानकारी के बारे में पढ़े थे, मतलब उनसे रिलेटेड जानकारियाँ, उनसे रिलेटेड क्या राजधानियाँ, जो आपके 16 महाजनपद थे उनकी क्या देखे थे हम लोग, राजधानियाँ भी देखे थे, ठीक है। उसके बारे में भी हम लोग क्या किए थे, डिस्कस किए थे, ठीक। और देखिए एक चीज, आज हम लोग जो है, जो पूरा महाजनपद काल से जितने भी रिलेटेड एमसीक्यू है वो सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, उनसे और भी क्या चीज है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 16 महाजनपद में पूरे 16 के 16 आप लोग को याद नहीं करने थे, है ना। 16 के 16 आपको क्या करने थे, याद नहीं करने थे, ठीक। उसमें से बस सिर्फ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो महाजनपद है उनकी राजधानियां बस हम लोग को याद करनी थी। जैसे मगध का क्या था, गिरिब्रज था, फिर राजगृह, है ना, ऐसा करके था। स्टार्टिंग में क्या था, मगध का गिरिब्रज, फिर उसके बाद बिंबिसार क्या बनाया, राजगृह, फिर उसके बाद उद्यन जो होता है ना, अजातशत्रु का बेटा, वो क्या बनाता है, पाटलिपुत्र बनाता है, ठीक। और कौशाम्बी का देखे थे हम लोग, है ना, कौशल का देखे थे, के बाद वत्स का देखे थे, है ना। तो ये सब महत्वपूर्ण है, इनका याद रखना करके मैंने बोला होता, ठीक। तो इनको भी हम लोग को याद रखना है, अवंती का उज्जैन, ये सब चीजें, ठीक। तो इनको हम लोग इतने इतने बस महाजनपद को हम लोग को क्या रखना है, याद, ठीक। अब देखिए, और उसमें हम लोग ये भी चर्चा किए थे, आपका वो जो महाजनपद काल है उसमें, कि हम लोग को कौन कौन से डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है, वंश के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो कौन कौन से वंश के बारे में पढ़ना था, 7 टोटल वंश के बारे में पढ़ना था हम लोग को। हर्यक वंश पढ़ना था, शिशुनाग वंश पढ़ना था, और उसके बाद नंद वंश, उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना था आपका, मौर्य वंश, फिर मौर्य वंश के बाद हम लोग को पढ़ना था क्या चीज, कर्ण वंश, उसके बाद आंध्र सातवाहन वंश, ठीक। तो इतने को हम लोग को चर्चा करना है, पढ़ेंगे भी। और हर्यक वंश में हम लोग देख भी लिए थे, बिंबिसार था वहां का प्रतापी राजा, फिर उसके बाद अजात शत्रु, फिर उसके बाद था उद्यान। तो इस वंश को, हर्यक वंश को क्या बोलते हैं, पितृहंता वंश बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी में बैठे हैं, ठीक। तो इससे भी रिलेटेड एमसीक्यू है, उसमें वहां पे भी चर्चा कर लेंगे, ठीक। और वैसे ही आपका नंद वंश है ना, नंद वंश है, उसमें जो घनानंद होते हैं उसके पिताजी महापद्मनंद, है ना, महापद्मनंद, तो वो क्या होते हैं, वो क्षत्रिय हंता होते हैं, है ना। अरे ब्राह्मण धर्म के होते हैं, क्षत्रिय हंता होते हैं, क्षत्रियों का नाश करके अपने राज्य की नींव रखते हैं, है ना, ब्राह्मण वंश के होते हैं ये, ठीक। वैसे ही जब हम लोग मौर्य वंश पढ़ेंगे तो उसका जो लास्ट उत्तराधिकारी होता है वृहदत्त, है ना, उसकी भी हत्या एक ब्राह्मण पुष्यमित्र सुंग, उन्हीं के ही सेनापति के द्वारा हत्या कर दी जाती है। फिर वो भी ब्राह्मण वंश का क्या करता है, मतलब ब्राह्मण वंश से बनता है वो, और वो राज्य की स्थापना करता है। फिर वहां से फिर वैदिक काल, मतलब वैदिक में जो भी पुराने उराने थी सब चीज, उनका फिर से चलन होता है। क्योंकि आपका ये जो चंद्रगुप्त मौर्य वंश था, इस तरफ के जितने भी शासक आ रहे थे, है ना, हम लोग खुद देखे थे जब बौद्ध संगीतियां पढ़े थे, तो आपका राजगृह में जो हुआ था उसमें अजात शत्रु, फिर उसके बाद काल अशोक, जिसको काकवर्मन भी बोलते हैं, अशोक, कनिष्क, ये सब थे, वो बौद्ध धर्म लोगों को संरक्षण दे रहे थे। और उसके पहले देखे थे जैन धर्म को संरक्षण मिला था। तो एक तरीके से जो हिंदू धर्म था, है ना, आपका सनातन धर्म था, उसमें क्या है, उसका थोड़ा सा प्रभाव कम हो गया था। तो पुष्यमित्र शुंग जो होता है, पुष्यमित्र शुंग जो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करता है ना, वो भी ब्राह्मण होता है। यहाँ पे ओरली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बाकी इसको डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग जब राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, है ना, आगे महाजनपद के जितने भी 7 वंश है जिसको हम लोग को चर्चा करना है उनको पढ़ेंगे ही, ठीक। ये चीजें हैं। और कल हम लोग एक चीज और वो किए थे, एक ईरानी शासक होता है ना, तो डेरियस करके, वो भारत पर आक्रमण करके यहाँ से बहुत सारी चीजें लेके जाता है, कर, है ना। तो ये प्रथम ईरानी शासक होता है डेरियस, इसको भी याद रखना बोली थी मैं, ठीक। एक यूनानी का भी देखेंगे हम लोग, है ना, प्रथम विदेशी आक्रमण, है ना, प्रथम यूरानी आक्रमण, इस चीजों के बारे में भी हम लोग क्या है, चर्चा करेंगे डिटेल से, ठीक। अब देखिए उसमें हम लोग एक चीज और चर्चा किए थे, सिकंदर के बारे में भी चर्चा किए हुए थे, ठीक। तो वो मौर्य वंश से हम लोगों को जोड़ता है एक तरीके से देखा जाए तो सिकंदर का हम लोग कैसे चर्चा किए थे, कि सिकंदर जो है ना, 356 ईसा पूर्व में पैदा होता है। कहाँ पे पैदा होता है, वो मकदूनिया का शासक होता है, जो कि ग्रीक देश का है आपका, ठीक। मकदूनिया का शासक होता है, ग्रीक देश का है। उसके पिताजी का नाम भी आप लोग को याद रखना है, क्योंकि वो भी एमसीक्यू में पूछा जाता है। फिलिप करके नाम था उनके पिताजी का नाम, और उनके गुरु का नाम भी पूछा जाता है। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, तो आरस्तु था। इन चीजों को भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक। 356 ईसा पूर्व में उसका जन्म है, ठीक। अब देखिए सिकंदर से रिलेटेड जो बैटल ऑफ गौगा मेला है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों, क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसमें एक तरफ जो पर्शिया के राजा हैं फारस, है ना,
और जिसको आज का ईरान भी बोला जाता है, वहाँ पे 2.5 लाख सेना होती है उनके पास, और सिकंदर के पास सिर्फ 50,000 सेना होती है। फिर भी वो बैटल ऑफ गौगामेला जीत जाता है और पूरे विश्व भर में विख्यात हो जाता है। तो इसी को ही सुन के, क्योंकि ये विश्व विजय के लिए निकला था सिकंदर, है ना, सिकंदर विश्व विजय के लिए निकला था। तो इसी चीज की भनक किनको लगती है? चाणक्य जी को, ठीक है, जो कहाँ पे बैठे रहते हैं? तक्षशिला में। तक्षशिला के वो आचार्य होते हैं। तब वो सोचते हैं कि हमारा जो भारत है ना, महाजनपदों में बटा हुआ है, तो भारत को क्या करना है? अखंड भारत का निर्माण करना है। तो प्रथम अखंड भारत का निर्माण का स्वप्न एक तरीके से देखा जाए किन्होंने देखा है, तो चाणक्य जी करके हम लोग बोल सकते हैं, ठीक। तो वो जाते हैं किनके पास? नंद के पास जाते हैं, है ना, घनानंद जिनको बोलते हैं, ठीक, बहुत अय्यास प्रवृत्ति का राजा रहता है। के पास जाके बताते हैं कि आने मतलब कि आने वाला है आक्रमण करने के लिए, ऐसा करके, तो हमको क्या करना है? सबको सशक्त करना है, ऐसा करके, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे जब मौर्य वंश पढ़ेंगे। तो एक ये सिर्फ आपका क्या है, फ्रेम तैयार करने के लिए, ठीक। तो इसको अभी इस साइड का भी स्किप करते हैं, नंद वाला इस साइड को। तो बैटल ऑफ गौगामेला जीत जाता है। फिर उसके बाद वो कहाँ आता है और आगे बढ़ता है? तो कहाँ आता है? वो झेलम नदी के पास आता है सिकंदर, ठीक है, झेलम नदी के पास आता है। गौगामेला का बैटल तो वो क्या बोलते हैं, अपनी रणनीति से जीतता है ना। उसके सेनापति जो रहते हैं सेल्यूकटर निके, है सेल्यूकस निकेटर, ठीक, और एक होता है निर्याकस। तो निर्याकस जल सेना सेनापति था, है ना, और क्या बोलते हैं सेल्यूकस निकेटर जो रहता है वो क्या रहता है? थल सेना का रहता है। तो वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास सिर्फ 50,000 सेना है, उसके पास 2.5 लाख मतलब 2,50,000 सेना है, कैसे हम लोग जीत पाएंगे? तो सिकंदर बोलता है मुझे सिर्फ आप एक पहर का समय दो। तो वो क्या बोलता है कि मतलब अपने सेना को मतलब मतलब राइट में, मतलब एक सेनापति को राइट में और एक सेनापति को फ्रंट में, और खुद लेफ्ट साइड में रहता है, ठीक। फिर क्या करता है? अपने आधे सेना के साथ इस साइड जाता है, और वो जो राजा रहता है 2.5 लाख सेना को वो करके खुद पीछे में रहता है ना। तो सिकंदर क्या है, साइड से मतलब जाता है, तो इस राजा को लगता है उस साइड से आके आक्रमण करे, तो अपने आधा सेना को इधर भेज देता है। तो बच गया आपका बीच वाला पोर्शन खाली हो, तो सिकंदर यहाँ से आके उसको क्या कर देता है? हरा देता है, उसकी हत्या कर देता, मतलब हरा देता है उसको, है ना। तो इस तरीके से बैटल ऑफ गौगामेला वो जीत जाता है। तो इससे वो पूरे मतलब उसकी ख्याति हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है, ठीक। फिर उसके बाद वो झेलम नदी के पास जो आया, झेलम नदी के पास आता है वो, वहाँ पे क्या? पंजाब पंजाब क्षेत्र का आपका, है ना, ठीक। तो वहाँ पे जो रहते हैं राजा, झेलम नदी के इस साइड, है ना, झेलम नदी की इस साइड सिकंदर की सेना, और इधर आपके क्या बोलते हैं, पंजाब साइड के राजा हैं, ठीक। तो वहाँ पे क्या होता है आपका? वो लोग मतलब आक्रमण करने की सोचते हैं। सिकंदर क्या करता है? आक्रमण करने की सोचता है, ठीक। इसी को ही आपको मतलब कि पोरस, है ना, पोरस के साथ झेलम नदी के इस बार पोरस राजा है, ठीक। तो उसी को ही क्या बोलते हैं? झेलम नदी का युद्ध बोलते हैं, ठीक, या वितास्ता का युद्ध बोलते हैं, या हाइडेस्पिस का युद्ध बोला जाता है इसको, ठीक। इसी को ही तीनों चीज इसी को बोला, झेलम नदी का युद्ध या वितास्ता का युद्ध या हाइडेस्पिस का युद्ध, इसी को बोला जाता है। तो सिकंदर जो है ना, वो यहाँ पे आक्रमण करे, पर उसी टाइम वर्षा ऋतु स्टार्ट हो जाती, मतलब शुरुआत हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पे जो राजा बैठा है पोरस, है ना, वो क्या करता है? अन्य महाजनपदों में क्या है, मैं मतलब कि बुलाने के लिए भेजता है कि मतलब सहायता प्राप्त करने के लिए, मुझे सहायता प्राप्त हो जाए करके। और इधर तब तक क्या है, सिकंदर को क्या है, क्या बोलते हैं, सिकंदर मतलब वो मतलब अभी वर्षा है तो वो कहाँ नदी पार करेगा, ऐसा उनका थिंक रहता है, ठीक। तब तक क्या है, मुझे सहायता प्राप्त हो जाएगा। और सिकंदर का थिंक क्या रहता है कि अगर इनको राजा को टाइम मिलेगा तो ये जरूर सहायता लेंगे करके। तो क्या बोलता है कि नहीं, नदी को हम लोग को वर्षा में ही पार करनी है, पर अपने कुछ सैनिकों को यहाँ पे छोड़ देता है ना, आग जला के, ताकि सामने वाले को लगे कि इन लोग यहीं पे ही हैं करके करके फिर इधर आके क्या करता है, वो युद्ध करता है। और युद्ध में यहाँ पर भी वो क्या हो जाता है, जीत जाता है। पर सिकंदर की सेना को बहुत क्षति पहुंची रहती है, क्यों? क्योंकि हाथियों का इस्तेमाल भी करते हैं। और इसी झेलम नदी का जो वितास्ता का युद्ध है, इसी में ही सिकंदर जो है सर्वप्रथम हाथी को देखा रहता है। तो वो बोलता है इतना बड़ा घोड़ा कौन सा है, ऐसे करके, इतना बड़ा जानवर कौन सा है करके, ठीक। तो हाथी लोगों के उत्पात के कारण बहुत उनको भी नुकसान हुआ रहता है, पर युद्ध अंततः कौन जीतता है? सिकंदर ही जीतता है। पर क्या करता है, जो मतलब जीतता है, फिर भी राज को लौटा देता है पोरस पोरस को, ठीक। अब देखिए, अब वहां से फिर व्यास नदी के बाद क्या है आपका? मगध साम्राज्य है ना। तो व्यास नदी को पार करके सिकंदर कहाँ जाएगा? मगध में जाएगा आक्रमण करने के लिए। पर वहां के जो जितने भी उसके सेना रहते हैं और सेनापति लोग रहते हैं, वो लोग बोलते हैं कि मतलब 12 से 14 साल हो गए हम लोग को घर से बाहर आए, अब हम लोग क्या करना है, थोड़ा सा जाते हैं, और वैसे भी इस बहुत क्षति हो गई है, अब इस नदी को पार करेंगे, तो लोग मना कर देते हैं। तो क्या होता है, फिर वो लोग वापस लौट जाते हैं। तो आधे लोग चले जाते हैं सेल्यूकस निकेटर्स के साथ, है ना, और आधे चले जाते हैं किनके साथ? आपके सिकंदर के साथ। अब वही सिकंदर देखिए, टाइम टेन्योर जो है 356,
ईशा पूर्व, ये आपका जन्म का है ना। और 326, 356, 326, 5-2 का बस अंतर है। तो 326 में क्या हुआ है, बैटल हुआ है, बैटल है ना, युद्ध हुआ है आपका, ठीक, 326 में। और वहीं पे 323 में क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है ना, बस 3 ईयर का गैप है। 323 में क्या हो जाता है उसका, मतलब कि मृत्यु हो जाती है, ठीक, मलेरिया के कारण हो जाता है या किसी चीज़ के कारण हो जाता है, ऐसे करके बहुत सारी किताबों में देखने को मिलता है, तो उतना हमको याद नहीं रखना है। मृत्यु हो जाती है, कहाँ पे हो जाता है, बेबीलोन, ठीक, बेबीलोन अफगानिस्तान में उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पे जो है सेल्यूकस निकेटर जो है इस साइड जो निकला हुआ है अलग साइड में, उनको भी पता चलता है, तो वो क्या करते हैं, वापस ग्रीक ना लौट के वहीं पे ही अपनी राज्य स्थापित कर लेते हैं, वहीं पे वो राज करने लगते हैं, ठीक। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क था जो मौर्य वंश में भी काम आएगा आगे जब महाजनपद काल पढ़ेंगे तो, ठीक। इतने चीज को याद रखना है आप, ठीक। और क्या बोलते हैं, मगध ही आपका क्या है, सबसे ज्यादा, मगध जो महाजनपद है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, है ना, प्रभावशाली था मगध, ठीक। क्या बोलते हैं, हर्यक वंश के बिंबिसार और अजातशत्रु के द्वारा ही ये साम्राज्य बहुत ही अधिक प्रभावशाली बन गया था, ठीक। इन चीजों को भी याद रखिए। उसके बाद हम लोग राजधानियां भी देख लेते कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है करके, है ना, और सिकंदर के बारे में चर्चा कर लेते, ठीक। अब इन्हीं से रिलेटेड हम लोग आज एमसीक्यू करने वाले हैं, तो इन इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और देखिए जो 16 महाजनपद है उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है आपकी, तो बौद्ध धर्म की अंगुत्तर निकाय से मिलती है, ठीक, अंगुत्तर निकाय से मिलती है, ठीक। और अवदान शतक के बारे में मैंने बताया था कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड अवदान शतक भी है, इसमें जातक कथाएं भी मिलती हैं, बौद्ध जी की जातक कथा। और बौद्ध जी की जातक कथा और कहाँ पे मिलती है, जो त्रिपिटक पढ़े थे हम लोग, विनय पिटक, सुत्त पिटक और आपका क्या था, अभिधम्म पिटक। तो आपका जो सुत्त पिटक है उसमें भी बौद्ध धर्म की जातक कथाएं मिलती हैं, बौद्ध जी के पुनर् और जन्म और पुनर्जन्म संबंधित कथाएं भी उसमें देखने को मिलती हैं, ठीक। इन चीजों को भी याद रखिएगा। तो चलिए अब महाजनपद काल का एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं, हम लोग देखे थे गंधार, तो यहाँ पर हम लोग देखे थे क्या, गंधार। तो ये जो गंधार है वो तक्षशिला है ना, तो ये तक्षशिला के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। देखिए बहुत सारा रहता है ना, तो उसमें अगर एक दो भी आप लोग को पता है तो आपसे सारे बन जाते हैं, चाहे सुमेलित कीजिए या फिर कूट वाला क्वेश्चन आता है, तो उसी के हिसाब से हम लोग देखते जाएंगे, ठीक। तो गंधार का तक्षशिला, यही तक्षशिला के आचार्य कौन होते हैं, आपके चाणक्य होते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग कौशल का क्या पढ़े हैं, श्रावस्ती पढ़े हैं, है ना, कौशल का क्या पढ़े हैं, श्रावस्ती पढ़े हैं, है ना। यही वो श्रावस्ती है जहाँ पे बौद्ध धर्म से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ये, है ना, बौद्ध जी से रिलेटेड है आपका कौन, श्रावस्ती, ठीक। कौशाम्बी भी आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, इन चीजों को भी याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ से कौशल की राजधानी, कौशल महाजनपद की राजधानी क्या होगी, श्रावस्ती, और वस्त की क्या होगी, कौशाम्बी, और सूरसेन की क्या होगी, मथुरा। तो सूरसेन की मथुरा वाले में भी हम लोग एक क्वेश्चन एमसीक्यू कर रहे थे बौद्ध धर्म वाले में, कि जितनी भी उनकी कलाकृतियां हैं, जो भी मूर्तियां हैं, सब गंधार शैली में पाई जाती है, पर मथुरा में भी शैलियां बनाई जाती थी अलग प्रकार की, है ना। तो इसलिए अधिकतर एग्जामों में क्या है, इनमें से कोई नहीं लिया जाता है करके, ऐसे करके हम लोग डिस्कस भी किए थे, ठीक। तो इन बातों को भी याद रखना है। तो कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, चलिए देखिए, ए का 4 किस में है आपका, ए में भी है, बी में भी है, डी में भी है ना। तो उससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन बन रहा है एक बार देखिए। श्रावस्ती का एक बात और याद रखिएगा, ठीक, यहाँ पे बौद्ध जी क्या किए, बहुत बार उपदेश दिए हुए हैं, है ना, ठीक। यहाँ पे आपका जैतवन नाम का एक बिहार है, बहुत फेमस है, ठीक। जैतवन नाम का एक बिहार है, विहार, विहार जो बनाते हैं ना बौद्ध लोगों के लिए, विहार, वो बहुत फेमस है, ठीक। इसको भी क्या रखना है आप लोग को, याद रखना है, ठीक। जैतवन नाम का एक विहार, विहार भी बना है, उसको भी याद रखना है। श्रावस्ती में बहुत बार उपदेश दिए हैं, है ना। ये जो आपका कौशल है ना, कौशल महाजनपद, श्रावस्ती राजधानी में बहुत बार उपदेश दिए हैं, कौन दिए हैं, आपके बुद्ध जी दिए हैं, ठीक। को भी याद रखिएगा। और जो कौशाम्बी है आपका, है ना, कौशाम्बी भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जाना जाता है, ठीक। इस कौशाम्बी का भी दौरा बहुत बार किए थे, कौन किए थे, बौद्ध जी, बुद्ध जी किए थे, ठीक। तो भी याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से कौन सा राइट आंसर, ए का 4, ए का 4 तो सब में आ रहा है। अब डायरेक्ट देखते हैं, कौशल का लगाए थे फिर श्रावस्ती, तो डी का 3 किसमें, इसमें, ठीक। तो बी का 1 हो गया आपका सूरसेन मथुरा, और सी का 2, ठीक। ये बन गया हमारा ऑब्जेक्टिव, मतलब ये वाला सुमेलित कीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, कि किसको कुणिक कहा जाता है, ठीक। हर्यक वंश के किस शासक, तो कुणिक किसको कहा जाता है, अजात शत्रु को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, अजात शत्रु को कहा जाता है कुणिक, ठीक। और ये वही अजात शत्रु है, ठीक,
बौद्ध संगीति जो प्रथम बार आयोजित हुई थी, कहाँ हुई थी? आपकी राजगृह में हुई थी, ठीक। और राजगृह अजातशत्रु की राजधानी थी ना, अजातशत्रु ने राजगृह को क्या बनाया था? अपनी, नहीं, बिंबिसार ने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक। तो ये तो बिंबिसार का ही पुत्र है अजातशत्रु आपका, है ना, हर्यक वंश का। जब हर्यक वंश का भी डिस्कस किए तो पढ़े हम लोग, ठीक। तो राजगृह में कब? 483 ईसा पूर्व, है ना। क्या बोलते हैं, ये क्या है? महापरिनिर्वाण हुआ था किनका? बौद्ध जी का, है ना। और यहीं पे देखा जाए ये आपका 563 ईसा पूर्व क्या है? उनका जन्म है, ठीक। तो हम लोग याद किए थे 54, उधर 3 लिखना, इधर 68 लिखना, ठीक। तो इस महापरिनिर्वाण जब हुआ था तब क्या हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में। संरक्षक कौन था? संरक्षण कौन दिया था? अजातशत्रु दिए थे। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप जी थे ना। तो ऐसे करके हम लोग चर्चा किए थे, ठीक। इसको भी आप लोग याद रखोगे। अब बढ़ते हैं आगे, थर्ड नंबर का क्वेश्चन। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी, ठीक। उदयन ने की थी, जो अजात शत्रु का क्या है? बेटा है। और बिंबिसार का बेटा कौन है? अजात शत्रु, ठीक। अब इसी को ही, ये जो वंश है, इस वंश को क्या बोलते हैं? हर्यक वंश बोलते हैं। और हर्यक वंश को ही क्या बोलते हैं? पितृहंता वंश बोलते हैं, ठीक। क्योंकि ये अपने पिता की हत्या कर करके राजगद्दी में बैठे हैं। अजातशत्रु बिंबिसार जी की हत्या करके, और उद्यन क्या है? अजातशत्रु की हत्या करके, ठीक। तो भी आप लोगों को याद रख। अब देखिए उसके बाद, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजन किया गया था? उसे काकवर्ण भी कहा जाता था, या फिर काल अशोक। मैंने पढ़ाया था इसको उसी टाइम ही जब हम लोग बौद्ध संगीति पढ़ रहे थे तब, ठीक। पहला तो राजगृह हो गया। अभी देखिए किनके संरक्षण काल में हुआ था? अजातशत्रु के, है ना। कब हुआ था? 483। फिर उसी के 100 साल बाद, कब? 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व। तो कौन था फिर उसके बाद? अजातशत्रु के बाद आपका काल अशोक था। काल अशोक को क्या बोलते हैं? काकवर्मन, है ना। और इसी में ही कौन थे अध्यक्ष? कौन थे अध्यक्ष? सभा करके याद किए थे ना, है ना। पहले महाकश्यप जी, महा लोग आएंगे, फिर सभा करके, ऐसे हम लोग याद किए थे, ठीक। इन चीजों को भी क्या रखना है आप लोग को? याद रखना है, ठीक। सभा कामी करके नाम था उनका, क्या था? सभा कामी करके उनका नाम था अध्यक्ष का, ठीक। अब देखिए कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में हुआ था, काल अशोक थे, है ना। और कहाँ पे हुआ था? वैशाली में। तो इसको हम लोग कैसे याद किए थे कि वैशाली में हुआ है? पहला वाला देख लिया कि बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण हुआ है, मृत्यु है, वहां पे हो रहा है राजगृह में, है ना। मतलब कि मतलब उस समय में हो रहा है ना, 483 के समय में हो रहा है करके देखे थे। और वही 383 में वैशाली में, जहाँ महावीर जैन जी जन्म ले रहे हैं ना, वैशाली के निकट कुंडग्राम में लिए थे ना जन्म, तो वहां पे हो रहा है, ऐसे करके याद किए थे लिंक करके, ठीक। और थर्ड कहाँ होता है? पाटलिपुत्र में होता है, ठीक। थर्ड कहाँ होता है? पाटलिपुत्र में होता है। तो इस चीजों को भी हम लोग क्या किए थे? डिस्कस कर लिए थे, ठीक। तो काल अशोक है, ठीक। काकवर्ण काल अशोक, है ना। काकवर्मन ऐसे करके भी बोला, काकवर्ण, काकवर्मन और काल अशोक, ये तीनों चीज इसको बोला जाता है। इसको भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक। अब देखिए अगला 5वां नंबर का क्वेश्चन है। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु होती है। तो देखिए इसका हम लोग को टेन्योर याद रखना है। पहले 356 ईसा पूर्व में क्या हुआ? ये जन्म लिया, ठीक। मकदूनिया का शासक था, है ना, मकदूनिया का शासक था। और उसके बाद 323 में क्या हो रही है? इसकी मृत्यु हो रही है, ठीक। और वहीं 326 ईसा पूर्व में क्या होता है? बैटल होता है ना इसका, बैटल। तो इस वाले 326 ईसा पूर्व बैटल को भी आप लोगों को क्या करना है? याद रखना है, ठीक। तब उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक। हाइडेस्पीस, झेलम नदी के तट पर, ये सब चीज याद रखना है, ठीक। ये तीनों इसके इंपॉर्टेंट है, जन्म से रिलेटेड, बैटल से रिलेटेड, और ये मृत्यु से रिलेटेड। 33 वर्ष की उम्र में ही क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। इन चीजों को याद रखिए। तो कहाँ पे होता है? बेबीलोन, अफगानिस्तान में, ठीक। बेबीलोन के अफगानिस्तान में होता है, ठीक। अफगानिस्तान के बेबीलोन में होता है, ठीक, सिकंदर की मृत्यु। अब देखिए सिकंदर महान, सिकंदर को क्या बोला जाता है? अलेक्जेंडर, ठीक। अलेक्जेंडर अपभ्रंश होके क्या बन गया? सिकंदर। और इसी को अलेक्जेंडर तृतीय भी बोला जाता है, क्योंकि इनके पीढ़ी से देखा जाता है अलेक्जेंडर वन, अलेक्जेंडर द्वितीय, अलेक्जेंडर तृतीय। जैसे यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ का समान अध्ययन पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं रघुजीवन, रघुजी प्रथम, रघुजी द्वितीय, रघुजी तृतीय करके, है ना, मराठा शासन काल जब पढ़ते हैं तब। तो वैसे ही उसके बाद इसमें बोल रहा है पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो कौन से नदी था आपका? झेलम। झेलम को क्या बोलते हैं? वितास्ता, है ना। और इसी को ही, और इस युद्ध को हाइडेस्पीच का युद्ध, झेलम का युद्ध या वितास्ता का युद्ध बोला जाता है, ठीक। अब देखिए आगे 326 ईसा पूर्व, है ना, इसको भी याद रखिएगा डेट को। अब देखिए किस प्रकार का मृद भांड, किस प्रकार का मृद भांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण, शहरीकरण के प्रारंभ का
प्रतीक माना जाता है। इसको भी हम लोग देखे थे। तृतीय नगरीकरण है ना, द्वितीय नगरीकरण के बारे में भी हम लोग चर्चा किए थे। और ये भी देखे थे विश्व की प्रथम गणतात्रमक है ना, गणतात्रमक जो नगर था वो क्या था आपका, वैशाली था, है ना। विश्व का जो प्रथम गणतात्रमक व्यवस्था थी कहाँ थी, वैशाली में थी। इसको भी हम लोग क्या किए थे, याद किए थे, ठीक। और महाजनपद काल वाला जो पढ़ थे उसी में देखे थे कि यह नगरीकरण का द्वितीय काल होता है। प्रथम कहाँ पे देखे थे, सिंधु घाटी सभ्यता में देखे थे। और वहीं जब आर्य वाला पढ़ते हैं हम लोग, ऋग्वैद काल या उत्तर वैदिक काल, तो उसमें क्या देखते हैं हम लोग कि वो ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड है ना। तभी हम लोग अंतर भी पढ़ते कि सिंधु घाटी सभ्यता और आपका जो ये वैदिक काल है उसमें आर्य संबंधित क्या चीजें भिन्न है, क्या चीजें भिन्न थी, वो नगरीकरण था, है ना। नगरी सभ्यता देखने को मिलती है, यहाँ पे ग्रामीण सभ्यता देखने को मिलती है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या क्या का चर्चा कर लिए थे, ठीक। चित्रित धूसर भांड कहाँ पे देखने को मिला था आपको, चित्रित धूसर भांड ये आप लोग को देखने मिल गया था आर्य के समय में। कहाँ पे देखने को मिल गया था आप लोग को, ये आर्य के समय में देखने को मिल गया था चित्रित धूसर भांड, है ना। और उसके बाद हम लोग एक चीज और देखे थे, लाल रंग के बर्तन में काले रंग का मृद भांड। कहाँ पे देखे थे हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता में देखे थे, है ना। काले रंग मतलब लाल रंग का आपका बर्तन, उसमें काले रंग से चित्रकारी हुई, काले रंग का मिद्र भांड, ठीक। उसके बाद हम लोग चित्रित धूसर भांड देख लिए थे अपने आर्य वाले समय में, है ना। उत्तर वैदिक काल ऋग्वैदिक काल वाला जब पढ़ रहे थे आर्य के बारे में तो उसमें देखे थे। उसके बाद ये वाला जो है आपका एक उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन कहाँ पे आ जाएंगे, इनके आ जाएंगे, ठीक, द्वितीय नगरीकरण के काल में, ठीक। तो भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक, तो भी याद रखिएगा, ठीक। इन चीजों को भी याद रखिएगा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, द्वितीय नगरीकरण का काल भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन से इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चित्रित धूसर भांड जो मैंने बताया वो उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखे थे, ठीक। चित्रित धूसर भांड कहाँ पे देखे थे हम लोग, उत्तर वैदिक काल में देखे थे, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, ठीक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या कहा जाता है। देखिए पाली ग्रंथों में गांव के जो मुखिया होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, भोजक या ग्राम भोजक कहलाते हैं, ठीक। क्या कहलाते हैं, भोजक या ग्राम भोजक कहलाते हैं। इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं कर पाए हैं, है ना। पर वही है, एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग देखते जाएंगे कि जो भी एक्स्ट्रा मतलब बन रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, या आपके घटना चक्र या फिर आपके लुसेंट्स के बुक में जो एमसीक्यू है ना, तो उनको भी हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे इससे। पाली ग्रंथों में गाँव के मुखिया को क्या कहा जाएगा, भोजक या ग्राम भोजक कहा जाएगा, ठीक। भोजक या ग्राम भोजक कहा जाएगा। अब देखिए उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था आपका, अवंतिका था, ठीक। अवंती या अवंतिका, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, अवंतिका या अवंती, ठीक। तक्षशिला किसका देखे थे हम लोग, राजधानी मतलब कि गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, ठीक। इसको भी याद रखना है। उसके बाद नंद का संस्थापक कौन था, तो नंद का संस्थापक कौन था आपका, महापद्मनंद। महापद्मनंद नंदवंश का संस्थापक था। इसी को ही क्षत्रिय हंता बोलते हैं। और इसी का पुत्र क्या था, घनानंद, है ना, घनानंद, ठीक। घनानंद या फिर इसको ही नंद बोलते हैं। इसी को ही क्या बोलेंगे, क्षत्रिय हंता, ठीक। क्योंकि ये ब्राह्मण है ना, क्षत्रियों का नाश किए थे और ब्राह्मण राजवंश की नींव रखे थे, ठीक। तो भी याद रखिए। फिर इनकी घनानंद की मृत्यु करके फिर मौर्य वंश आपका स्टार्ट होता है, ठीक। और मौर्य वंश में किसका, बृहदत्त का हत्या करके पुष्यमित्र शुंग वंश का स्थापना करता है ना। अब देखिए ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका 11वां नंबर का, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जैंड्रमीज किसे कहा गया है करके बोल रहा है, ठीक। अग्रमीज या जैंड्रमीज किसको कहा गया है बोल रहा है, तो ये कौन होता है, घनानंद, ठीक। कौन होता है, घनानंद या घननंद, ठीक। ये होता है अग्रमीज या जैंड्रमीज, किसको कहा गया है, घनानंद को कहा गया है, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा हुआ था, ठीक। अगला 12वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण, पहला विदेशी आक्रमण, ठीक। पहला विदेशी आक्रमण, तो हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं, ठीक। ईरानियों द्वारा, कौन था, डेरिस था ना, पढ़े थे ना, प्रथम ईरानी शासक डेरिस, ठीक। कब आया था वो, टेनोर बताइए चलिए, कब आया था, 516 ईसा पूर्व में। कब आया था, 516 ईसा पूर्व में, है ना, 516 ईसा पूर्व में आया था, ठीक। इसको याद कीजिएगा। और 516 ईसा पूर्व करके हम लोग कैसे चर्चा किए थे इसको, 516 ईसा पूर्व को कैसे चर्चा किए थे हम लोग इस चीज को, क्योंकि देखिए 512
ईस्वी में 512 जो ईस्वी होती है ना, जिसमें देवादी श्रवण है ना, वल्लभी में क्या करता है आपका जैन धर्म का संगीति का आयोजन करता है ना, तो उसी से रिलेट करके याद किए थे ना 516 को, उसी से रिलेट करके याद किए थे कि वो हुआ था आपका 512 में, और ये जस्ट उसके उसी से रिलेट मतलब 12 13 14 15 16 है ना, 516 ऐसे करके। ठीक, पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा हुआ है आपका? ईरानियों द्वारा हुआ है। किसके, और कौन था वो? डेरियस या दारा, क्या बोलते हैं उसको? डेरियस या दारा, इसको भी याद रखिएगा, डेरियस या दारा। ठीक, डेरियस या दारा के द्वारा, ईरानियों द्वारा। बहुत सारा कर लेके जाता है करके, थ्योरी पोर्शन जब पढ़े थे उसमें भी हम लोग डिस्कस किए हुए थे। अब देखिए, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण। अभी देखे थे पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा? ईरानियों द्वारा, है ना, डेरियस या दारा। ठीक ठीक, 516 ईसा पूर्व, है ना। अब देखिए दूसरा विदेशी आक्रमण यूनानियों द्वारा हुआ, पहला यूरोपीय आक्रमण बोला जाता है इसको। ठीक, दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण तो यूनानियों द्वारा। 13वां नंबर का क्वेश्चन क्या बन जाए आपका? यूनानियों द्वारा। ठीक, उसके बाद देखिए ईरान के, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत छत्रपी बनाया था? ठीक, छत्रपति बनाया था। ठीक, ईरान के हकमनी वंश। ठीक, तो कौन था वो? डेरियस दारेबाहु वन। ठीक, डेरियस दारेबाहु वन। ठीक, भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसने क्या बनाया था? फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत। ठीक, 20वां प्रांत बनाया था। फारस साम्राज्य का क्या बनाया था? 20वां प्रांत बनाया था। कौन बनाया था? डेरियस। ठीक, और अभी देखिए डेरियस और दारा जो है, मतलब डेरियस को ही दारा बोलते हैं, वो क्या किया था? प्रथम विदेशी आक्रमण, है ना, यहीं पे देखे थे वाले क्वेश्चन में, ईरानियों द्वारा प्रथम विदेशी आक्रमण। अब देखिए अगला अगला क्वेश्चन, हाइडे स्पीच या वितास्ता आधुनिक नाम क्या है? झेलम, है ना, का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ? तो किन किन शासकों के बीच हुआ था? चलिए बताइए आप ही लोग। सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था, है ना, सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ था। ठीक, पंजाब प्रांत भी बोल सकते हैं। ठीक, सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। ठीक, कब हुआ था आपका? 326 बीसी में हुआ था, और जस्ट उसी के 323 ईसा पूर्व में क्या हो जाता है? उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। ठीक, को भी याद रखिएगा। यहीं पे सिकंदर क्या करता है? इसी युद्ध में पहली बार हाथियों को देखता है तो बोलता है इतना बड़ा घोड़ा पहली बार देख रहा हूँ, इतना बड़ा जानवर, ऐसे करके। ठीक, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो कब किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। ठीक, 326 ईसा पूर्व में किया था, 326 ईसा पूर्व में। अब देखिए सुमेलित करना है। ठीक, सुमेलित करना है तो इसी को ही हम लोग सातवाहन वंश जब पढ़े थे, मतलब सॉरी, जब 7 डायनेस्टी पढ़े थे तो देख लिए थे, है ना। तो कुछ कुछ चीजों का मैंने बताया था उसी टाइम ही। बिंबसार का क्या बनाया था? हर्यक वंश बताया था ना उसी टाइम ही। बिंबसार, अजात शत्रु हो गया आपका, और उद्यन, है ना, ये हर्यक वंश में आते हैं। पितृहंता वंश भी बोला जाता है। ठीक, और महापद्मनंद, है ना, महापद्मनंद नंद वंश के होते हैं। ठीक, अब देखिए, अब डाउट आ जाएगा कि उसके बाद कौन करके डाउट आ जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो बिंदुसार है, देखिए ये बिंबसार अलग है, उसी टाइम ही चर्चा किए थे। बिंबसार अलग है, बिंदुसार अलग है। बिंबसार जो है आपका हर्यक वंश का हो गया। बिंदुसार जो है वो क्या होता है? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा होता है, बेटा बिंदुसार। अब देखिए इसका नाम भी मतलब कि अच्छा कहानी है, मतलब बिंदुसार का नाम बिंदुसार कैसे पड़ा? जब चंद्रगुप्त मौर्य है ना, उसको चाणक्य जी के द्वारा मतलब खाने में, भोजन में थोड़ा थोड़ा मतलब जहर दिया जाता था। क्यों दिया जाता था? ताकि उसका जो शरीर है उसको भी सहने की क्षमता क्या करे, मतलब उत्पन्न कर ले जहर, ताकि उसको कोई जहर दे रहा है तो भी उसका शरीर जो है निष्क्रिय, मतलब कि निष्क्रिय ना हो, सहने की क्षमता हो उसमें करके। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य है ना, उनकी वाइफ है वो क्या रहती है? गर्भावस्था में रहती है ना। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य खाना खा रहे होते हैं तब क्या करती है? वो भी आ जाती है और वो जो खाना खा रहे होते हैं उसको वो भी खा लेती है। तो जहर की मात्रा चंद्रगुप्त को भले प्रभाव मत पड़े, पर उनको प्रभाव पड़ जाता है ना। उनकी जो पत्नी है गर्भावस्था में रहती है, उनको प्रभाव पड़ जाता है। तो जो बच्चा होता है ना, गर्भ में, उनको भी मतलब कि थोड़ा सा असर पड़ जाता है। ठीक, तो बिंदुसार है ना, तो एक बिंदु टाइप का उसके में निशान हो जाता है। ठीक, तो जो चाणक्य जी होते हैं वो तो बोलते हैं कि तुरंत बच्चे को गर्भ से मतलब निकाला जाए, नहीं तो बच्चे पर पूरा जहर का असर पड़ जाएगा। तो थोड़ा मोड़ा असर बिंदु के माध्यम से पड़ जाता है, इसलिए इसका नाम बिंदुसार रखा जाता है। तो कौन से वंश का है? मौर्य वंश का है। ठीक, अब काल अशोक आपका बी, देखिए ए का 1 हो गया, है ना, और डी का 3 और सी का 4, है ना, बी का 2। तो काल अशोक क्या हो गया? शिशुनाग वंश। अभी काल अशोक का हम लोग नहीं पढ़े हैं। ठीक, शिशुनाग वंश वाला अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं। ठीक,
तो उसको भी पढ़ेंगे अभी। बाकी तो मैंने बोला था ना ऑप्शंस में क्या है 2-3 तो आप लोग पता रहेगा, आप लोग आराम से बना लोगे। बिंबिसार का पता ही था, हर्यक वंश, महापद्मनंद का देखे थे नंद वंश, है ना? इन्हीं का बेटा नंद, घनानंद जिसको बोलते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य जी इसका क्या करते हैं? मृत्यु करते हैं ना, मृत्यु देते हैं। उसके बाद बिंदुसार मौर्य वंश, ठीक? इसको याद रखिए। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक? अब देखिए अगला क्वेश्चन, मगध, कौशल, ठीक? अब देखिए आधुनिक क्षेत्र का क्या क्या है, ठीक? 18वें नंबर का आपका, ठीक? इस साइड दिया हुआ है मगध, फिर उसके वध, फिर कौशल, फिर अवंती। जब हम लोग इसका महाजनपद देखे थे, है ना, महाजनपद जब देखे थे इसका, तो हम लोग ये चर्चा किए थे कि अवंती क्या है? अवंती जो है वो, है ना, अवंती जो है आपका उज्जैन, अवंती किससे रिलेटेड है आपका? उज्जैन से रिलेटेड। कौशल श्रावस्ती से रिलेटेड है ना। मगध आपका राजगृह या फिर गिरिव्रज, है ना, ऐसे करके हम लोग चर्चा किए थे महाजनपद और उनकी राजधानियां करके, ठीक? पर अभी हम लोग क्या देखेंगे, आधुनिक क्षेत्र क्या क्या है उसके, ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक? तो क्या क्या है इसके, सामने सामने में ही रखा गया है आंसर, ठीक? क्योंकि इसको मैंने अभी तक डिटेल में आप लोगों को थ्योरी जब हुआ था महाजनपद का तो बताया नहीं था, ठीक? तो वही जो हम लोग के बच आए रहते हैं उसको क्या करते हैं हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में देखते हैं हमेशा से, है ना, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, सिंधु में भी, ठीक? ये थे तो देखे थे। देखिए मगध को क्या बोलते हैं? पटना व गया के जिले। तो मगध का क्षेत्र में जब पढ़ ही रहे थे महाजनपद का थ्योरी, तो उसमें देखे थे मगध जो है वो उत्तर प्रदेश और आपका थोड़ा सा बिहार के हिस्सा से बना हुआ है मगध, है ना, आज की। तो पटना व गया के जिले मगध में, ठीक? वैसे वत्स क्या है आपका? इलाहाबाद। वत्स क्या है? इलाहाबाद है, ठीक? इलाहाबाद को ही क्या बोलते हैं? प्रयागराज बोलते हैं। इलाहाबाद को ही क्या बोलते हैं? प्रयागराज। प्रयागराज को ही इलाहाबाद, ठीक? अब देखिए कौशल, कौशल का क्या हो गया आपका? अवध, ठीक? अवंती क्या हो गया? मालवा। ऐसे करके याद रखिएगा। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ठीक? फिर से देखिए मगध क्या हो गया? पटना व गया के जिले, है ना, ठीक? पटना व गया के जिले। मगध का अगर मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार वाला थिंग याद रहता है तो आप लोग जरूर पटना व गया, है ना, उसी के साइड था, है ना? तो इससे भी लिंक कर सकते थे कई लोग, पुराने जो स्टूडेंट होंगे वो लोग, ठीक? बाकी इन सब में कंफ्यूजन होता बाकी, लेकिन ए वाला ऑप्शन आप लोग का 50-50 हो जाता, फिर ए का वन है ना, 50-50। तो देखिए हम लोग क्वेश्चंस कैसे एलिमिनेट करके बनाते हैं, चार को मतलब पहले राउंड में बनाओ जिस चारों में से मतलब एग्जैक्ट राइट आंसर पता हो, वैसे करके आप लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। फिर सेकंड में जब 50-50 जो पता है ना, 50 मतलब कि आप लोग मतलब 2 एलिमिनेट कर रहे हो, 2 बच रहा है उसको करिए, ठीक? फिर उसके बाद 3 वाले डाउट है उसको कीजिए, ऐसे करके मतलब एलिमिनेट कर करके बनाते हैं ना क्वेश्चंस, तो बनते जाते हैं क्वेश्चन। तो वैसे टाइप का ही है, ठीक? इसको बाकी याद रखिएगा कि मगध का पटना व गया की जिला, वत्स इलाहाबाद, ठीक? कौशल क्या है? अवध, और अवंती क्या है? मालवा। को रट लीजिएगा, ठीक? हिस्ट्री में क्या है, कुछ चीजें हम लोग को याद रखनी होती है, कहानियों की तरह सुनना भी होता है, कुछ चीजों को याद रखना पड़ता है। हर चीजों के लिए ट्रिक नहीं लगा सकते हो, जहाँ पे ट्रिक लगाना है वहाँ पे ट्रिक लगा के पढ़ेंगे, ठीक? पहली बार पढ़ेंगे तो थोड़ा रहता है नया, दोबारा 3 बार पढ़ोगे तो खुद ऑटोमेटिक याद हो जाता है। जैसे सात वंश को पढ़ाने के टाइम ही मैंने सातों वंश को याद करने के लिए बोला था वहां पे कि हसीना की मौसी का सात वंश ऐसे करके पढ़े थे ना, है ना? हसीना मौसी का 7 वंश ऐसे करके पढ़े थे ट्रिक लगा के। पर ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट याद हो जाएगा आप लोगों को, है ना? हर्यक वंश रख दो, फिर आप लोग क्या रख दो? शिशुनाग वंश रख दो, है ना? फिर उसके बाद कौन सा वंश आ जाएगा आपका? नंदवंश। नंदवंश का नाश किया मौर्य वंश, है ना? ऐसे करके फिर कर्ण वंश और आंध्र सातवाहन वंश, है ना? पहले काणा आएगा फिर अंधा आएगा, ऐसे करके सर ने भी पढ़ाया हुआ है, योगेंद्र साहू सर जी ने, ठीक? हिस्ट्री का यूट्यूब में भी डला हुआ है फ्री लेक्चर उनका, ठीक? तो ये सारी चीजें हैं। अब देखते हैं मगध की प्रथम राजधानी क्या थी, तो क्या थी आपकी मगध की प्रथम राजधानी? आपकी गिरिव्रज या राजगृह थी। क्या थी? गिरिव्रज या राजगृह थी, ठीक? प्रथम राजधानी। राजगृह को कौन बनाता है फिर? प्रथम राजधानी तो गिरिव्रज, और क्या बोलते हैं कौन बनाता है फिर उसको? राजगृह को, राजगृह को कौन बनाता है? बिंबसार बनाता है। और उद्यान क्या बनाता है? पाटलिपुत्र बनाता है, ठीक? इनको इस चीजों को भी याद रखना। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम, किस शासक द्वारा, देखिए किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया? तो वही जिस चीज को अभी डिस्कस किए, उद्यान, है ना, उद्यान, ठीक? अब देखिए अगला 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो देखिए इसी को ही देखे थे हम लोग, बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपदों की क्या मिलती है आपको? जानकारी मिलती है। और ये जो छंदोग्य उपनिषद है, याद है ये कहाँ पे था? छंदोग्य उपनिषद, और एक क्या था आपका? बृहदारण्य, बृहदारण्य, है ना? ये दोनों क्या थे आपके? गद्य प्राचीनतम ग्रंथ थे, गद्य से रिलेटेड प्राचीनतम ग्रंथ। और पद से रिलेटेड प्राचीनतम ग्रंथ क्या देखे थे हम लोग? पद, जब वैदिक साहित्य पढ़ रहे थे उसी में पद से रिलेटेड, ये तो
गद्य के हो गए। पद से कंठ था एक, और एक क्या था आपका श्वेताश्वर। तो कंठ से गाएंगे तो प्योर निकलेगा, श्वेताश्वर ऐसे करके डिस्कस भी किए थे हम लोग, है ना। तो वो चीज़ है ये, ठीक। और महाभारत को क्या बोलते हैं, जय संहिता बोलते थे। स्टार्टिंग में बहुत कम श्लोक देखने को मिलते हैं, गूगल में सर्च करें तो 8,800 श्लोक मिलते हैं, फिर 12,000। और वहीं अन्य किताब में देखो तो पहले 24,000 मिला था, फिर लेकिन अभी 1 लाख है ना। ऐसे करके भी इसके बारे में चर्चा किए थे। महाभारत क्या है आपका, महाकाव्य है, ठीक। आदि काव्य, आदि पुराण किसको बोलते हैं, वो भी चीज बताइए आप लोग, चलिए कमेंट करके। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था, ठीक। सिकंदर महाकाल महान का समकालीन था, तो कौन था, घनानंद था। कौन था, घननंद या घनानंद था आपका, ठीक। तो यही समकालीन होता है, तभी तो क्या बोलते हैं, वो जाते हैं उनके पास। आपके चाणक्य जी जाते हैं ना, कि मतलब भारत में आक्रमण करने के लिए आ सकता है ये, क्योंकि विश्व विजय के लिए निकले हैं सिकंदर, है ना। गौगा ऑफ मेला के बारे में सुन चुके होते हैं कि वहाँ पे 2.5 लाख मतलब 2,50,000 सेना थी। तो कैसे इतनी छोटी सी सेना 50,000 पूरी उस सेना को हरा देते हैं, है ना। विख्यात हो जाता है सिकंदर उसके माध्यम से, ठीक। समकालीन कौन है बोलेगा सिकंदर का, तो घनानंद लेंगे, ठीक। अब देखिए प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, यहाँ पे देखिए राजा बोल रहे हैं ना, मगध का कौन सा राजा, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था, ठीक। तो घनानंद लेंगे, ठीक। अब देखिए प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था, ठीक। इसमें सदी पूछ रहा है कि मगध साम्राज्य का किस सदी में उत्कर्ष हुआ था करके। तो कौन सा सदी लेंगे इसको, 6ठी सदी ईसा पूर्व लेंगे। क्या लेंगे, 6ठी सदी ईसा पूर्व लेंगे। अब देखिए 6ठी सदी ईसा पूर्व क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग खुद देखे थे जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिए थे, उत्तर आपका ऋग्वैदिक काल पढ़ लिए थे, उत्तर वैदिक काल पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग कौन से टॉपिक में आए हैं आपके, डायरेक्ट कौन से टॉपिक में आए हैं, महाजनपद काल के टॉपिक में आए हैं ना। तो मैंने बोला भी था, मतलब बौद्ध जैन जब पढ़ रहे थे तो मैंने बोला था कि 6ठी सदी ईसा पूर्व, इसके बाद 6ठी सदी ईसा पूर्व के बाद क्या होते हैं, धार्मिक आंदोलन होते हैं आपके ना। तो उसमें नए नए धर्म आपके देखने को मिलते हैं। आजीवक संप्रदाय का कौन मिलता है, मौखली पुत्र गौशाल, है ना, मौखली गौशाल। तो ये सब चीज़ को भी हम लोग देखे थे, है ना। और बौद्ध धर्म जैन धर्म आता है ना, क्योंकि महिलाओं को बहुत चीज़ों में क्या है मनाही हो जाती है ऋग्वैदिक आपके उत्तर वैदिक काल में, है ना। उत्तर वैदिक काल में मतलब उनको समितियों में बैठने नहीं दिया जाता था, है ना। सभा यज्ञ अनुष्ठान में बैठने नहीं दिया जाता था। बाकी ऋग्वैदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता काल में तो देखे थे कि उनकी शिक्षाओं के लिए प्रबंध था, प्लस आपका सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक था, है ना। ये सब चीज़ तो थे। तो उसी के बाद इन्हीं के अभाव में और धर्मशास्त्र का जब चलन हुआ, है ना, तो क्या होने लगा आपका, कुरीतियाँ बढ़ने लगी और क्या है, छुआछूत ये सब भेद देखने को मिलते हैं। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता आपका समतावादी था, और ऋग्वैदिक काल भी समतावादी था। उत्तर वैदिक काल भी भले वर्ण व्यवस्था आ गई थी, पर वो भी क्या था, तो वहां भी अस्पृश्यता देखने को नहीं मिलती है ना। ये सब चीजें थी, ठीक। तो 6ठी सदी ईसा पूर्व आएगा इसका। अब बढ़ते हैं आगे। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे, सिकंदर के भारत में सफलता के निम्न कारण थे। देखिए भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, तो ये बात बिल्कुल सही है कि भारत में कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं थी, है ना। तभी तो जो चाणक्य जी होते हैं वो किनके पास जाते हैं, मगध थोड़ा सा मतलब बड़ा साम्राज्य है ना, सशक्त। हर्यक वंश के टाइम में ही बिंबिसार और अजातशत्रु के टाइम में ही बहुत सशक्त राज्य होता है मगध महाजनपद, है ना। और बीच सेंट्रल में पड़ता है वो, तो क्या है सभी महाजनपदों को क्या है जोड़ सकता है, और बाकी के जो 15 महाजनपद हैं उनको, इसलिए तो डायरेक्ट उन्हीं के पास जाता है, ठीक, उन्हीं के पास जाता है। अब देखिए केंद्रीय सत्ता का सत्या नहीं थी, ये बिल्कुल सही है आपका। तो पहला किसमें है, जिसमें नहीं है उसको काट दो, है ना। निम्न कारण थे, ठीक। तो इसको काट दो, ठीक। उसके बाद क्या है, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, सिकंदर की सेना क्या थी, श्रेष्ठ प्रकार की थी। तो देखते हैं फिर उसके बाद थर्ड, उसे देशद्रोही भारत शासकों का सहयोग मिला, और चौथा क्या है, वह एक अच्छा प्रशासक था, ठीक। तो देखिए हमेशा से ये देखा जाता है, अंग्रेज भी जब हमारे देश में राज किए हैं तो क्या है, यही के भारतीय लोग ही क्या किए हैं, उनकी मदद किए हैं, यही के भारतीय लोग क्या किए हैं, उनकी सहायता किए हैं, है ना। तो ये भी चीज बिल्कुल सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। क्यों, जो निर्याकस जल का सेनापति था निर्याकस, और सेल्यूकस निकेटर बहुत ही जाबाज सेनापति थे इन लोग, निकेटर, है ना। इसको भी हम लोग देखे थे। ये सब चीज याद रखना है। जैसे मेरा राइटिंग अगर समझ नहीं आता है तो जो मैं बोलती हूँ उसको आप लोग अपने ओन राइटिंग में अपने कॉपी में नोट कर लिया कीजिएगा, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर और कौन, और एक आपका निर्याकस, ठीक।
तो सेना भी अच्छी थी। वह एक अच्छा प्रशासक था। अच्छा प्रशासक था, क्यों था, उसको भी ध्यान से सुनिए। सिकंदर जो है, जैसे बाकी राजाओं का युद्ध होता है तो राजा क्या होते हैं, पीछे होते हैं, सेना सामने। जैसे हम लोग खुद अभी वो वाला जो युद्ध देखे आपका, बैटल ऑफ गॉग मेला, है ना, उसमें 2.5 लाख सेना सामने है और राजा पीछे है। पर वही सिकंदर क्या है, खुद मतलब अपने सेना के सामने रह के सेना का क्या करता है, सेना को क्या करता है, साहस दिलाता है ना। तो उसकी सेना भी कि हमारे राजा खुद सामने सामने है करके वो लोग भी जी जान लगा के क्या है, उनके प्रति समर्पण भाव दिखाते हैं और युद्ध को जीत के रहते हैं। तो ये सारे चारों कारणे आते हैं। तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। बाद में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, इसके बारे में भी देख लिए। सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, इसको भी देख लिए। देशद्रोही वाला भी बात चर्चा कर लिया, और वह एक अच्छा प्रशासक था, की भी बात की चर्चा कर लिए। ठीक। अब देखिए उसके बाद ये वाला, अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक चीज और चर्चा किए थे, बुद्ध के समकालीन कौन थे, है ना, बुद्ध के समकालीन कौन थे। तो कौन कौन थे बुद्ध के समकालीन, तो यहाँ से नाम देख के आप लोग खुद बता सकते हो कौन कौन समकालीन थे। एक तो प्रसेनजीत थे, और एक कौन था आपका, बिंबसार। कौन था, एक बिंबसार था। ठीक, बुद्ध के समकालीन। इन चीजों को भी याद रखिएगा, इसको थ्योरी क्लास में वैसे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो सूची है उनको मिला के देखते हैं। ठीक, कि कौन कौन कहाँ से थे करके। ठीक, तो पहला क्या दिया हुआ है आपका, प्रघोत, है ना, प्रघोत करके दिया हुआ है। फिर दूसरा दिया हुआ है आपका उद्यन। उद्यन ही वो है जो क्या करता है, पाटलिपुत्र नाम का क्या करता है, नया राजधानी बनाता है ना, पाटलिपुत्र नाम का नया राजधानी बनाता है। ठीक, उद्यन। ठीक। और जो प्रसेनजीत है, प्रसेनजीत है ना, चलिए यहाँ से ही बनाते हैं हम लोग, प्रसेनजीत को लेके बनाते हैं। जो प्रसेनजीत है ना, वो क्या है, बुद्ध के समकालीन है ना, बुद्ध के समकालीन। कौशल श्रावस्ती देखे थे हम लोग ना, श्रावस्ती क्या है, बुद्ध जी ने बहुत सारे वहां पे मतलब दौरा किए हैं, उपदेश दिए हैं करके, है ना, ये सब चीज हम लोग अभी चर्चा किए थे। तो प्रसेनजीत सी का 4 हो जाएगा आपका, है ना। और उद्यन क्या है आपका, वत्स। उद्यन का क्या हो जाएगा, वत्स महाजनपद हो जाएगा। ठीक, वत्स महाजनपद हो जाएगा। और बाद में ये यही क्या करेगा, क्या पाटलिपुत्र नाम का क्या बसाएगा, नया राजधानी बसाएगा। ठीक। उसके बाद आपका प्रगोद क्या हो जाएगा, अवंती। प्रगोद का क्या हो जाएगा, अवंती। और अजात शत्रु का क्या हो जाएगा आपका, मगध हो जाएगा। ठीक, अजात शत्रु का क्या हो जाएगा, मगध हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या क्या देख ले, ए का 3, और बी का क्या है आपका 2, सी का 4, और डी का 1। ठीक, ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। तो देखते हैं आगे, ए का 3, बी का 2, सी का 4, बी। प्रगोद का क्या लगा था, अवंती। ए का 3। ठीक, ए का 3 सी ऑप्शन में मिल रहा है हम लोगों का। बी का 2 लगाए थे, उद्यान का वत्स। ठीक, बी का 2। फिर उसके बाद लगाए थे प्रसेनजीत का कौशल, है ना, प्रसेनजीत का क्या लगाए थे, कौशल। और अजातशत्रु का क्या लगाए थे, मगध, है ना, डी का 1। तो ये ऑप्शन ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। ठीक, इन चीजों को भी आप लोग देख लीजिए। ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। ठीक, अजातशत्रु, मगध, डी का 1। ठीक, डी का 1 2 में है, एक एलिमिनेट करना है ना। तो उद्यन का वत्स देख लेते हैं, बी का 2, बी का 2। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, लगा लीजिएगा इसको देख के। ठीक, प्रसेनजीत, है ना, प्रसेनजीत और बिंबसार किनके, बौद्ध के क्या थे, समकालीन। तो उस तरीके से उसको याद रखिएगा। और अजातशत्रु का क्या था आपका, मगध था। प्रगोद का अवंती, उदयन का वत्स, और आपका प्रसेनजीत का कौशल। ठीक, प्रसेनजीत का कौशल, इससे भी लिंक कर लीजिएगा। दोनों बौद्ध बुद्ध जी से रिलेटेड है, प्रसेनजीत और कौशल। कौशल का क्या, श्रावस्ती, ये सब चीज। ठीक, अब देखिए अगला, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, अभिलेखित साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो नहर कौन सी थी, वो नहर कौन सी थी आपकी, कहाँ पे मतलब नहर की खुदाई हुई थी, तो कहाँ हुई थी, कलिंग में हुई थी। कहाँ पे हुई थी आपकी, कलिंग में हुई थी। ठीक, इसको भी हम लोग थ्योरी क्लास में नहीं देखे, यहीं पे देख लिए। और वैसे भी हम लोग नंद वंश जब पढ़ेंगे तो इस बारे में और चर्चा कर लेंगे। ठीक, अभी सिर्फ ये महाजनपद से रिलेटेड है, तो जो महाजनपद से रिलेटेड एमसीक्यू है उनको आप लोग अभी ध्यान रखिएगा। अब लिखित साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ खोदी गई थी, कलिंग में खोदी गई थी। ठीक, उसके बाद देखिए अगला, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, तो कौन था वो, कौन था, चलिए बताइए। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। डेरियस, डेरियस को क्या बोलते हैं, दारा। डेरियस या दारा, है ना, पहला विदेशी आक्रमण भी बोल सकते हैं इसको, है ना, ईरानी शासक। और दूसरा विदेशी आक्रमण बोले जाएगा तो यूरोपीय, है ना, यूरोपीय शासक। ठीक, इसको भी याद रखिएगा।
अब देखिए अगला, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव से किस गणराज्य के साथ युद्ध होता रहा है? तो किनके साथ युद्ध होता रहा है? किनके साथ युद्ध होता रहा है? वज्जी, ठीक, वज्जी संघ वैशाली के साथ इनका क्या होता रहा है? युद्ध होता रहा है अजातशत्रु का, ठीक। मगध के राजा है ये अजातशत्रु, इनका कहाँ? वज्जी संघ वैशाली, ठीक। अब देखिए वैशाली, वैशाली में ही दो तीन बात याद रखनी है। क्या क्या बात याद रखनी है? कि यहीं पे ही महावीर स्वामी जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था वैशाली के कुंड ग्राम में, ठीक। और यहीं पे ही क्या हुआ था? वैशाली में ही आपका द्वितीय बौद्ध संगीति भी हुआ था, ठीक। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी और यहीं पे ही महावीर स्वामी जी का जन्म भी हुआ था। अब देखिए, देखिए 29वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गद्दा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कट्टक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया, ठीक। गुप्त हथियार का प्रयोग किया, तो कौन किया था? अजात शत्रु। कौन किया था? अजात शत्रु। कौन किया था? अजात शत्रु, ठीक। क्या बोल रहा है क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। मतलब एक ऐसा रथ बनवाया था जिसमें गद्दा जैसा हथियार जुड़ा था, ठीक। और क्या था? पत्थर फेंकने वाला कि युद्ध यंत्र था, मतलब पत्थर फेंकता था युद्ध यंत्र। ऐसा जो बाहुबली की जो मूवी है ना, उसमें देखने को मिल जाता है कि एक रथ रहता है, उसमें फेंक रहा है पत्थर ऐसे करके, बाहुबली की मूवी में देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, अजात शत्रु, ठीक। तो इस वाले क्वेश्चंस को और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था आपका? घनानंद, है ना। घनानंद या नंद इसी को ही बोलते हैं। और महापद्मनंद तो कौन थे? नंद वंश के सबसे सशक्त शासक थे। और यही इन्हीं को ही क्या बोला जाता था? क्षत्रिय हंता भी बोला जाता था, ठीक। घनानंद, है ना, घनानंद ही अंतिम सम्राट थे। तो इनकी हत्या कौन करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, और नए वंश की स्थापना करते हैं, मौर्य वंश की स्थापना करते हैं, ठीक। अब देखिए, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब से आया है बोल रहा है, ठीक। भारत में सिक्कों और मुद्राओं का प्रचलन कब से आया है बोल रहा है, किनके काल में आया है करके बोल रहा है, ठीक। तो किनके काल में आया है, किनके शासन काल में आया है? तो इसको छोड़िए, यहाँ से एक बात याद रखिए, 600 ईसा पूर्व में, ठीक, 6वीं शताब्दी, ठीक, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से क्या है आपका? भारत में सिक्कों मुद्राओं का प्रचलन शुरू हुआ है, ठीक। भारत में सिक्कों मुद्राओं का प्रचलन शुरू है 600 ईसा पूर्व में, ठीक। इस बात को याद रखिए। निम्न रजाओं पर विचार कीजिए, ठीक, निम्न रजाओं पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ से, जो आपका जो बुद्ध के समकालीन है, तो जस्ट अभी इसी को हम लोग देखे थे, ठीक। जस्ट इसी को ही हम लोग देखे थे आपका, कि कौन कौन मतलब कि इनके समकालीन है करके, ठीक, कौन कौन इनके समकालीन है करके, ठीक। तो इनके समकालीन कौन कौन है? थ्योरी क्लास में क्या पढ़े थे? अभी जस्ट डिस्कस किए, चलिए बताइए, ये समकालीन कौन कौन थे? बिंबसार और कौन थे? प्रसेनजीत थे, है ना। और आपका बिंबसार के ही बेटे कौन आ जाते हैं? अजात शत्रु आ जाते हैं, ठीक, अजात शत्रु। अब देखिए, बिंदुसार तो क्या हो गया? ये तो मौर्य वंश का हो गया। और ये बाकी दोनों यहाँ पे जो ये अजात शत्रु वाला है तो हर्यक वंश का, है ना। बिंबसार जो भी थे, है ना, प्रसेनजीत और बिंबसार के बारे में हम लोग पढ़े हैं। बिंबसार, है ना, बिंबसार, ये दोनों रहते हैं आपके बौद्ध के समकालीन। और एक मिलिंद करके देखे थे, वो मेरोत्तर शासक के टाइम का है, ठीक। मिलिंद करके जो देखे थे वो, ठीक। अब यहाँ पे ये तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। अब दो जहां जहां पे उसको एलिमिनेट कर दो, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, है ना। उसके बाद केवल एक करके बोल रहा है, पर प्रसेनजीत वहां पे छूट रहा है। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या ले लेंगे? एक और तीन ले लेंगे, ठीक, एक और तीन ले लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे केवल तीन होता, केवल तीन होता, तो हम लोग क्या लेते? प्रसेनजीत लेते, ठीक। क्योंकि बिंबसार के समकालीन और प्रसेनजीत के समकालीन पढ़े हैं। देखिए क्वेश्चन वही है, समझ के बनाना रहता है कुछ क्वेश्चंस को, है ना। कुछ क्वेश्चन को क्या करना रहता है? हमको समझ के बनाना रहता है। हम लोग को पता है बिंदुसार मौर्य वंश का है, तो था ही नहीं, है ना। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे, है ना। हर्यक वंश के बाद हम लोग क्या देखेंगे? नंद वंश, मतलब पूरा आपका शिशुनाग वंश, फिर क्या बोलते हैं, नंद वंश, फिर उसके बाद मौर्य वंश। तो कहाँ बिंदुसार, कहाँ मौर्य वंश? तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। और हम लोग पढ़े भी थे प्रसेनजीत और बिंबसार के बारे में, पढ़े थे बिंबसार के बारे में, है ना। तो यहाँ पे प्रसेनजीत बिंबसार होता तो भले ले लेते, पर हम लोग को लेना सिर्फ प्रसेनजीत है। और अजातशत्रु बिंबसार का बेटा है ना, अजातशत्रु बिंबसार का बेटा है, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन मतलब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लिया है, ठीक। केवल वन नहीं आएगा, प्रसेनजीत तो था ही था। तो तीन तीन जहाँ पे उसको देख लिया, बिंदुसार नहीं था, तो दो दो वाला तो ऐसे ही कट गया। तो एक और तीन, सी ऑप्शन आपका जाएगा। अगर बोलता केवल तीन, तो केवल तीन प्रसेनजीत ले लेते, है ना। अब देखिए यहाँ पे
छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, बिंबिसार का बेटा क्या है आपका? अजातशत्रु है ना, तो अजातशत्रु छोटा रहा होगा, इस तरीके से भी रिलेट करके ले लिया होगा आंसर, है ना, इसको मानिएगा, ठीक। बाकी वैसे वो तो सेंट्रल लेवल के एग्जाम का क्वेश्चन है, तो ऐसा रहता है, बाकी छत्तीसगढ़ में उतना नहीं पूछेगा, है ना, क्योंकि हर क्वेश्चंस क्या होते हैं, करेक्शन होते हैं क्वेश्चंस भी, ठीक। अब देखिए, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? बाकी थ्योरी पोर्शन याद रखिएगा, ठीक। बिंबिसार और कौन था आपका? प्रसेनजीत था, ठीक। बिंबिसार और प्रसेनजीत था। मैं चाहती तो उस क्वेश्चन को क्या कर सकती थी, हटा सकती थी, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कैसे आपको उस टाइम माइंड चलाना है अपना, है ना, क्वेश्चन कैसे एलिमिनेट करने हैं, ठीक। दो दो ऑप्शन थे, उसी से एलिमिनेट होगा, केवल वन तो हो नहीं सकता, अजातशत्रु, है ना, प्रसेनजीत का होना जरूरी है, ठीक। तो किस वाले ऑप्शन मिला? एक और तीन में, ठीक। इस तरीके से बनाइएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाकी कुछ भी डाउट रहता है कमेंट करके जरूर पूछा। अब देखिए इसमें क्या बोला, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था, ठीक। तो बड़े राज्यों का उदय होने का मुख्य कारण क्या था आपका? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहों का उपयोग, लोहे का उपयोग होने लग गया था आपका, ठीक। इन चीजों को क्या रखना, याद रखना पड़ेगा। बड़े राज्यों के उदय का, देखिए कोई भी राज्य कैसे सशक्त होती है, जब वहां की क्या हो, जो अर्थव्यवस्था हो, अर्थव्यवस्था वो क्या हो, सशक्त हो, ठीक। तो लोहे का उपयोग होने लग गया, अर्थव्यवस्था अच्छे से चरमरा गई होगी, है ना, तो मतलब अच्छे से मतलब कि बढ़ी होगी। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग हुआ, इसलिए बड़े राज्यों का उदय हुआ, ऐसे करके इसको लगाइएगा। जनजातीय व्यवस्था में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त, ये नहीं हो सकता। परमाणु का उल्लेखनीय विकास, ऐसा कुछ नहीं है, ये वाला लगाइएगा, लोहे का उपयोग, ठीक। उल्लेखनीय विकास नहीं हुआ था, नॉर्मली ही विकास हुआ था। बाकी अगर देखा जाए मुख्य कारण क्या है, तो पैमाने पर लोहे का उपयोग ही लीजिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, मगध सम्राट बिंबिसार, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो कौन से राजा की चिकित्सा के लिए भेजे थे? अवंती के राजा, है ना, अवंती। अवंती उज्जैन करके देखे थे ना, इसका भी अवंती महाजनपद, उज्जैन राजधानी, ऐसे करके, ठीक। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को, कौन सा राजवैद्य, बिंबिसार के राजवैद्य का नाम भी पूछा जाता है ना, तो जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजे थे? तो अवंती, ठीक। इसी का हम लोग क्या देखे थे, राजधानी उज्जैन करके देखे थे, जब महाजनपद वाला पढ़ रहे थे, तो ठीक। और वैशाली का क्या, वैशाली किसका देखे थे? वज्जी करके देखे थे, कौशल का श्रावस्ती करके देखे थे, अंक का क्या देखे थे? चंपा करके देखे थे हम लोग की राजधानी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, किस शासक ने अवंती को जीत कर मगध का हिस्सा बनाया था? यहाँ पे क्या बोल रहा है, अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था, तो कौन सा राजा बनाया था आपका? कौन सा राजा बनाया था आपका? शिशुनाग वंश, ठीक। तो अभी तक हम लोग शिशुनाग वंश के बारे में अभी तक चर्चा नहीं किए हैं, अभी तक हम लोग किसके बारे में चर्चा किए हैं? महापद्मनंद, है ना, इसी को क्षत्रिय हंता की उपाधि मिली हुई है ना। क्षत्रियों का नाश करके क्या किए थे, खुद ब्राह्मण थे, ब्राह्मण वंश का नींव रखे थे, ठीक। इसी का बेटा क्या होता है? नंद वंश। फिर ये बिंबिसार हर्यक वंश और अजातशत्रु भी हर्यक वंश के बारे में हम लोग देख चुके हैं, ठीक। और इसको पितृहंता वंश बोला जाता था, जो हर्यक वंश होता था आपका, उसको, ठीक। शिशुनाग वंश का आगे जब हम लोग सातों डायनेस्टी जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है उसको पढ़ेंगे, तो उसमें वहां पे देख लेंगे, ठीक। उसके बाद बोल रहा है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में किया था, ठीक। ये वही अंग महाजनपद है जिसका क्या था, चापा करके हम लोग क्या देखे थे, राजधानी देखे थे, ठीक। चापा करके क्या देखे थे, राजधानी देखे थे। तो देखिए मगध सम्राट में अंग का विलय, ठीक, मगध सम्राट में अंग का विलय कौन किया था? बिंबिसार। कौन किया था? बिंबिसार किया था। और हम लोग यही देखे थे कि मगध का जो साम्राज्य है वो सशक्त कैसे होता है, किनके द्वारा होता है? हर्यक वंश के दो लोग का नाम आता है, उसमें किसका किसका नाम आता है? बिंबिसार का और अजातशत्रु का, ठीक। तो इस बात को भी आप लोगों को याद रखना है। बाकी जो उद्यान होता है वो क्या करता है, वो पाटलिपुत्र को नया राजधानी बनाता है, ठीक। उसके बाद है आपका शिशुनाग। देखिए ये शिशुनाग वंश के बारे में, मतलब कि शिशुनाग के बारे में पूछ रहा है, किस राज्य का विलय कर मगध साम्राज्य में नहीं किया करके पूछ रहा है, ठीक, नहीं किया करके पूछ रहा है। और यहाँ पे अंग का विलय करके बिंबिसार के बारे में पूछ रहा है कि किस मगध साम्राज्य ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए नहीं किया करके बोल रहा है, ठीक।
शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया करके बोल रहा है, 37 नंबर का क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग जब महाजनपद पढ़ रहे थे तो देखे थे अवंती, अवंती के बारे में भी देखे थे, है ना, जिसकी राजधानी चापा थी, और वत्स के बारे में भी हम लोग देखे थे, ये दोनों के बारे में चर्चा की थी। और काशी जिसकी राजधानी क्या थी आपकी, वाराणसी थी, है ना, तो इसी को ही क्या करता है अपने साम्राज्य में शामिल नहीं करता है, ठीक, विलय नहीं करता है। तो आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था, काशी का नहीं किया था, बाकी अवंती और वत्स जो दोनों महाजनपद थे उनका किया था, ये महाजनपद का नहीं किया था। उसके बाद देखिए काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया। अब देखिए लिच्छवी से आप लोग को एक चीज याद आ रहा होगा, जब हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग महावीर जैन जी के बारे में पढ़े थे, तो उनकी माता का क्या नाम था, त्रिशाला, तो कौन से नरेश की बहन थी, लिच्छवी नरेश चेतक की क्या थी, वो बहन थी, है ना, त्रिशाला। इनकी माता थी ये महावीर जैन जी की, है ना, तो ये वही लिच्छवी है। ठीक, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया करके पूछ रहा है, तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या होगा इसका राइट आंसर, अजात शत्रु होगा इसका राइट आंसर। ठीक, क्या हो जाएगा, अजात शत्रु। काशी और लिच्छवी का विलय किसने किया है, अजात शत्रु ने किया है। ठीक, इन चीजों को याद रखिएगा, अजात शत्रु ने किया है। और बिंबसार का पूछेगा तो अंग का विलय किया है मगध सम्राट, है ना, मगध में अंग का विलय कौन किया है, बिंबसार, अंग महाजनपद का। और वहीं पे यहाँ पे देखा जाए काशी और लिच्छवी महाजनपद का कौन किया है, तो आपका क्या आ जाएगा, अजात शत्रु। ठीक, अब यहाँ पे बोल रहा है मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है करके बोल रहा है। ठीक, कौन सही नहीं है, तो देख लेते हैं क्या सही नहीं है। पुराणों या महाकाव्य के अनुसार इसकी स्थापना वृहदत्त ने की। ठीक, इसकी स्थापना वृहदत्त ने की। ये वृहदत्त कौन है, ये वही वृहदत्त है जो कि क्या है, मौर्य जो साम्राज्य होता है ना, मौर्य वंश, उसका अंतिम शासक होता है। इसी की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग, है ना, उस जो सेनापति होता है पुष्यमित्र शुंग, इसी की हत्या करके क्या करता है, शुंग वंश का नींव रखता है। ठीक, इसको देखते हैं, अभी ये पहला लाइन पढ़ लिया, अब दूसरा पढ़ते हैं। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया, ठीक, मगध साम्राज्य को, और सर्व छत्रांतक, क्षत्रियों का अंत करने वाला, है ना, क्षत्रिय हंता भी इसको बोलते हैं, इकारट की उपाधि धारण की महापद्मनंद ने। ठीक, तो इस ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं। फिर थर्ड वाला देखते हैं, गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी करके बोल रहा है। ठीक, किसका, मगध का बोल रहा है। उसके बाद डी ऑप्शन बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज याद रखिएगा, पुराण एवं महाकाव्य के अनुसार इसकी स्थापना वृहदत्त ने की, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका, है ना, कि वृहदत्त किया था मगध साम्राज्य का करके। ठीक, उसके बाद ये जो दूसरा ऑप्शन बोल रहा है आपका, दूसरा वाला, तो ये भी बिल्कुल सही है कि महापद्मनंद जो था, है ना, वो क्या था, क्षत्रियों का अंत करने वाला था, क्षत्रिय हंता करके बोलते थे इसको। और थर्ड वाला भी बिल्कुल आपका सही है। ठीक, शुरुआत में मगध की राजधानी क्या थी आपकी, गिरिव्रज थी, फिर उसके बाद राजगिरी कौन बनाया था, बिंबसार, फिर पाटलिपुत्र कौन बनाया था, अजात शत्रु का पुत्र कौन बनाया था, उज्जैन। ठीक, तो और ये हर्यक वंश को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पितृहंता। ठीक, तो इसकी 4 राजा, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर, डी आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, क्या ऑप्शन आ जाएगा आपका, डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था, सिकंदर के आक्रमण के समय, ठीक, उत्तर भारत पर। तो देखिए यहाँ पे मौर्य वंश तो उस टाइम आया नहीं था, है ना, मौर्य वंश तो उस टाइम आया नहीं था। उसके बाद शुंग, कर्ण, और देखिए हम लोग जब 7 डायनिस्टी पढ़ते हैं तो सबसे अंतिम में कर्ण वंश और उसके बाद आंध्र सातवाहन वंश पढ़ते हैं, है ना, तो कर्ण तो ऐसे ही नहीं हो गया आपका। ठीक, इसमें क्या था, आक्रमण के समय उत्तर भारत में कौन था, नंद था आपका। ठीक, नंद, तो इसी नंद के पास ही जाके चाणक्य जी बताते हैं कि जो सिकंदर है ना, जो संपूर्ण मतलब कि संपूर्ण विश्व को जीतने के लिए निकला है, तो यहाँ पे भी महाजनपदों में भारत में भी आक्रमण करने के लिए आएगा। तो आपको क्या करना है, अखंड मतलब अखंड जितने भी 16 महाजनपदों में बटा हुआ है आपका भारत, उसको सशक्त करना है, तभी हम सिकंदर को क्या कर पाएंगे, हरा पाएंगे। ठीक, पर चाणक्य की बात कौन नहीं सुनता, नंद नहीं सुनता है। और इसी में ही फिर मौर्य वंश का नींव रखते हैं, उसको हम लोग कब पढ़ेंगे, मौर्य वंश जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। ठीक, तो 40वें नंबर का आपका क्या राइट आंसर हम लोग लगा लिए, नंदवंश लगा लिए। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था। तो सर्वशाली मतलब कि सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था, तो कौन था, कौन सा था आपका, मगध था।
तो इसको ही इसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए थे कि हर्यक वंश के टाइम में ही आपका बिंबिसार और अजातशत्रु के समय में ही जो मगध साम्राज्य है है बहुत ज्यादा सशक्त उसी टाइम से ही हो गया था, ठीक। फिर बाकी इसमें तो और राजाएं जो चंद्रगुप्त मौर्य ये सब पढ़ेंगे तो ये सब मगध साम्राज्य से ही रिलेटेड है, ठीक। बाकी और गंधार का हम लोग क्या राजधानी देखे थे, आपका तक्षशिला देखे थे। और तक्षशिला में ही कौन थे आपके सुप्रसिद्ध आचार्य, कौन थे, चाणक्य जी थे, ठीक। इसको भी याद रखिएगा। और काशी का भी हम लोग देखे थे, काशी के बारे में भी पढ़े थे हम लोग, ये भी इंपॉर्टेंट था आपका, ठीक। महाजनपद में, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए अगला, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है, ठीक। ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में जाना जाता है। तो देखिए पहला क्या लिखा हुआ है आपका, खरोष्ठी लिपि का प्रचार, ठीक। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला। फिर उसके बाद ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार। फिर उसके बाद बोल रहे हैं पांचवा, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार। फिर स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति, ठीक। तो इसको यहां से समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ईरानी आक्रमण प्रथम, भारत पर प्रथम ईरानी आक्रमण किसके द्वारा हुआ था, हम लोग देखे थे आपका दारा के द्वारा, है ना। दारा को ही क्या बोलते हैं, डेरियस, है ना। दारा को क्या बोलते हैं, डेरियस या दारा, है ना। कब हुआ था, और 516 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था आपका आक्रमण, प्रथम आक्रमण ईरानी आक्रमण कब हुआ था, 516 ईसा पूर्व में हुआ था। इसको ही पहला विदेशी आक्रमण भी बोला जाता है। और दूसरा विदेशी आक्रमण करके बोला जाए तो क्या लगाएंगे आप लोग, यूरोपीय करके लगाएंगे, ठीक। तो देखिए जब ये ईरानी लोग आते हैं यहाँ पे आक्रमण करते तो भारत से बहुत सारे कर भी लेके जाते हैं, प्लस यहाँ पे खरोष्ठी लिपि का भी प्रचार ये लोग करेंगे। हम लोग जब सिंधु घाटी सभ्यता देखे थे तो वहां का देखे थे कि आदि ऐतिहासिक युग था, मतलब वहां की लिपि को पढ़ा नहीं जा चुका है। वहीं ऋग वैदिक काल में हम लोग आते हैं तो वहां पे क्या देखते हैं हम लोग, संस्कृत भाषा का प्रयोग होता है ना आपका। उसके बाद देखते हैं हम लोग जब जैन वाले में पढ़ते तो अर्धमागधी भाषा का प्रयोग हुआ है, और जब बौद्ध वाले में आते हैं तो पाली भाषा का प्रयोग हुआ है, पाली के स्थान पर संस्कृत का प्रयोग हुआ है। ऐसे करके हम लोग पूरा अभी तक पढ़ते आए हैं। फिर उसके बाद अब ये जो खरोष्ठी लिपि का प्रचार है कौन कर रहे हैं, ईरानी लोग कर रहे हैं। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का भी प्रचार कौन करेंगे, ईरानी लोग करेंगे। अब ईरानी यहाँ पे आएंगे तो अपनी छत्र प्रणाली का भी प्रचार करेंगे, प्लस जो घंटाकार के गुंबज है उसकी भी कला का ये लोग प्रचार करेंगे। और पांचवा, स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति करेंगे। अब देखिए स्त्री रक्षक की नियुक्ति हम लोग जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े मात्र सत्तात्मक, ऋग्वैदिक काल पढ़े स्त्रियों की शिक्षाओं के लिए प्रबंध, और उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति दयनीय हो गई है ना। पर बौद्ध और जैन वाले में देखे कि स्त्रियों को भी क्या है, निर्वाण प्राप्ति संभव है, ठीक। बौद्ध और जैन वाले में क्या देखे, स्त्रियों की भी निर्वाण प्राप्ति संभव है। पर उसके बाद छठी सदी ईसा पूर्व में आपका क्या है, धार्मिक आंदोलन होने लग गए, है ना। तो वहां पर क्या हुआ, आपका धार्मिक आंदोलन हुआ और बहुत सारे धर्म आए जो लोग क्या बोले कि स्त्रियों और शूद्रों का भी क्या है आपका निर्वाण प्राणा संभव है ना। पर स्त्रियों को ऐसा रक्षक के रूप में नियुक्त नहीं होता था। रक्षक के रूप में नियुक्ति कब हुई है आपकी, ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में, ठीक। कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है आपका, स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति, ठीक। मतलब कि भारत में ही खरोष्ठी लिपि का प्रचार हुआ है, अभिलेखी उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार हुआ है, ईरानों की छत्र प्रणाली का प्रचार हुआ है, घंटाकार के गुंबज की कला का प्रचार हुआ है, स्त्री अंगरक्षक की नियुक्ति। अब देखिए जब भारत में मतलब कि बाहर से जब युद्ध आक्रमण होंगे तो क्या होगा, सभी लोगों को योगदान देना होगा, तो स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति होने लगी, ठीक। ये चीज को भी याद रखिएगा। अभी वर्तमान में ही हम लोग देखें हमारे यहाँ मॉक हुआ ना, मॉक ड्रिल हुआ, है ना। तो उसमें क्या मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बोला गया कि सभी लोग अपनी अपनी क्या देंगे, भूमिका प्रदान करेगी कि इन फ्यूचर अगर भारत में कुछ आक्रमण होता है तो कैसे हम लोगों को सिक्योर रहना है ना। तो पूरी लाइट्स को बंद करके हर चीज़ों को मोबाइल वोबाइल सब चीज़ को मतलब अच्छे से ऑफ करके आप लोगों को रहना है करके मॉक ड्रिल के समय अभी हुआ था ना, तो सबका योगदान था उसमें, ठीक। वैसे ही जब भारत पे ईरानी आक्रमण हुए तो उसके प्रभाव से क्या क्या हुए, स्त्री अंगरक्षकों की भी नियुक्ति हुई कि आप भी आगे आइए अपना सहयोग दीजिए, ठीक। इस चीज़ों को भी याद रखिएगा। अब देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था, आक्रमण के प्रभाव नहीं था, क्या बोल रहा है। पहला पढ़ लेते हैं हम लोग, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, ऑप्शंस जो दिए हुए उसको पढ़ लेते हैं, उसके हिसाब से बनाते हैं, ठीक। देखिए इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, ठीक। भारत और यूनान के बीच क्या है, प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, नहीं था बोल रहे हैं ना, तो नहीं को चुनना है। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत के यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सिकंदर ने अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। तो देखिए जब आक्रमण होता है ना, भारत और
मतलब आक्रमण होते यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करा है, बिल्कुल सही है, ठीक। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानी की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया, है ना, तो वो लोग जानने लगे, तो प्रशस्त ही हो गया। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, ठीक, उपनिवेशों के लिए उत्तरदायी था क्योंकि वो खुद विश्व विजय अभियान के लिए निकला था, तो जहां जहां जाता था वहां वहां उसको जीत के उपनिवेशिक कार्य करता ही था। अब क्या पर उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, तो बिल्कुल भी नहीं बनाया था, ठीक, बिल्कुल भी नहीं बनाया था। और वैसे भी जो झेलम का युद्ध, वितास्ता का युद्ध या हाइडे स्पीच का युद्ध था, उसके जस्ट 3 ईयर बाद ही क्या देखने को मिलता है ना, 326 को युद्ध हुआ है, 323 ईसा पूर्व को क्या हुआ है, उसकी मृत्यु हो गई है ना, उसकी मृत्यु हो गई। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में, ठीक, बेबीलोन में हुई थी, अफगानिस्तान, ठीक। इन चीजों को याद रखिएगा। अब देखिए अगला, निम्न में से किस राज्य में गणतांत्रमक शासन व्यवस्था नहीं थी, बोल रहा है, नहीं थी बोल रहा है, तो ध्यान रखिएगा। यहां से देखते हैं, वैशाली के लिच्छवी, तो वैशाली का हम लोग खुद देखें कि यहाँ पे खुद साक्षात महावीर जैन जी का जन्म हुआ है, वैशाली के कुंडग्राम में। लिच्छवी जो क्या बोलते हैं, त्रिशाला, है ना, त्रिशाला जी, जो महावीर स्वामी जैन जी की माता जी हैं त्रिशाला, लिच्छवी नरेश केतक की बहन है ना। तो यहाँ पे कैसे गणतांत्रमक शासन व्यवस्था नहीं होगी? होगी, ठीक, तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग अभी। उसके बाद देखिए कुशीनगर के मल, तो हम लोग खुद देखे थे कि मल गणतांत्रमक व्यवस्था है ना, वहीं पे ही कहा कौन जी गए थे? बुद्ध जी गए थे, है ना, बुद्ध जी गए थे मल गणराज्य में, है ना, तो वहीं के ही क्या पावा में वहीं पे जाते हैं, कुछ मेवे खाते हैं, लोहार के द्वारा दिया जाता है ना, तो उनसे क्या होता है? रक्त क्षीर होता है उनको, फिर वो कहाँ चले जाते हैं? कुशीनारा में, या कुशीपुर बोलते हैं उसी को, ठीक, कुशीनगर भी बोलते हैं, तो वहीं पे क्या होते हैं? वो महापरिनिर्वाण हो जाते हैं, है ना, उसी को ही क्या बोलते हैं? मृत्यु भी बोलते हैं, ठीक। तो ये भी था गणतंत्रमक राज, जिसको भी हम लोग देख लिए थे, तो ये भी नहीं हो सकता आपका। फिर क्या बोल रहा है? कपिल वस्तु के साक्य बोल रहा है। आप कपिल वस्तु गणराज्य करके भी पढ़े थे, कहाँ पे पढ़े थे बताइए? चलिए, कपिल वस्तु गणराज्य, देखिए गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था, है ना, लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, तो कौन सा गणराज्य था? वो आपका कपिल वस्तु गणराज्य, है ना, नेपाल के तराई क्षेत्र के लुम्बिनी नामक ग्राम में कपिल वस्तु गणराज्य, है ना। थ्योरी क्लास में जो थ्योरी लिखा है उसी के फर्स्ट सेकंड लाइन में ही ये आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब क्या बच गया? गणतात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, तो क्या आ जाएगा? मगध आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका? डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक। ऑप्शंस एलिमिनेट करके बनाइएगा क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद देखिए अगला, निम्नलिखित में से किसे सैन्य नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? ठीक, नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है, ठीक। तो किसे कहा जाता है? बिंबिसार जी को कहा जाता है, बिंबिसार को कहा जाता है, ठीक, बिंबिसार को कहा जाता है। और वहीं हम लोग ये देखें कि एक नए प्रकार का रथ जिसमें गद्दी बैठे हैं प्लस उसमें क्या है? आक्रमक रूपी शैलियां हैं, प्लस उसमें पत्थर फेंकने वाले यंत्र लगे हुए हैं। तो कौन बनाया था उसको? अजात शत्रु बनाया था। इसके बारे में भी अभी जस्ट ऊपर में पढ़े थे ना हम लोग, ठीक। अब देखिए अगला, निम्नलिखित में से किसे उग्र भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? तो किन्हें कहा जाता है? महापद्मनंद को कहा जाता है। और यही महापद्मनंद कौन है? क्षत्रिय हंता की उपाधि धारण किए हुए हैं, ठीक, इटारक भी बोलते हैं इनको। इन चीजों को भी याद रखिएगा। अब देखिए अगला, डेरियस दाराबाहु, इसके बारे में भी देखे थे, डेरियस दाराबाहु प्रथम, है ना। डेरियस या फिर दारा कौन थे? आपके प्रथम ईरानी शासक थे जो आक्रमण किए थे भारत में। कब किए थे? 516 ईसा पूर्व, ठीक। अब देखिए 516 बीसी में, ईसा पूर्व में, सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उस ईरान का 20वां प्रांतीय क्षत्रपी प्रांत बनाया, उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? इसमें राजस्व पूछ रहा है, कितना राजस्व प्राप्त होता था करके, ठीक। तो देखिए कितना राजस्व प्राप्त होता था उसको? 360 टैलेंट। कितना प्राप्त होता था? 360 टैलेंट प्राप्त होता था, ठीक, 360 टैलेंट। अब चलते हैं अगला, 48 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ठीक, भारत आने वाले इतिहासकार नहीं था। अब देखिए जो निर्याकस है ये तो पहले एलिमिनेट हो जाएगा, निर्याकस तो उनका जल सेनापति था। और एक कौन था? सेल्यूकस निकेटर, है ना, वो। अब देखिए यहाँ पे हेरोडोटस, ये इतिहासकार नहीं थे उनके साथ आने वाले, ठीक, ये इतिहासकार नहीं थे उनके साथ आने वाले। हेरोडोटस की क्या कहा जाता है? इतिहास का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस को ही क्या कहा जाता है? आपका इतिहास के जनक कहा जाता है। और क्रिस्टोफस सेलेरियस को क्या बोला जाता है? इतिहास का वर्गीकरण। क्रिस्टोफस सेलेरियस को क्या बोला जाता है? सेलेरियस को इतिहास का वर्गीकरण करने वाला, मतलब कि आपका प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास करके उन्होंने दिया है, क्रिस्टोफस
सिलेरियस। और अगर हेरोडोटस को बोला जाए तो इतिहास के जनक पितामह माने जाते हैं, ठीक। यही नहीं आए थे, बाकी ये आपके एनासिक्रिट्स, अरिस्टोबुलस है ना, निराकस, ये तीनों आए थे, है ना। निराकस तो सेनापति था, है ना, तो ये तो आया ही था, ठीक। इतिहासकार में पूछ रहा है तो हेरोडोटस नहीं आया था, ठीक। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता है, ठीक। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता है, तो श्रेणियों के संचालक को क्या बोला जाता है? श्रेष्ठीन, श्रेष्ठीन कहा जाता है, ठीक। श्रेणियों के संचालक को क्या बोला जाएगा? श्रेष्ठीन। 49 का आंसर क्या आ जाएगा आपका? श्रेष्ठीन, ठीक। श्रेष्ठीन आ जाएगा। अब देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन है, गृहपति का अर्थ क्या होता है? धनी किसान। क्या होता है? धनी किसान। गृहपति क्या है? धनी किसान। अब देखिए यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए अष्टकुलक, महामात्र, बलि साधक और आपका सुलाध्यक्ष, सुलाध्यक्ष को क्या बोलते हैं? सौलिकक बोलते हैं। तो इनको क्या करना है? आपको सही जोड़ी में मिलाना है, ठीक। इनको क्या करना है? आप लोग को सही जोड़ी में मिलाना है। तो इसका भी देखिए हम लोग चर्चा नहीं किए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर सामने सामने में है, इसको यहीं पे ही हम लोग याद कर लेते हैं। अष्टकुलक क्या होगा? परामर्श दयी होगा, है ना, ए ऑप्शन आ जाएगा। महामात्र क्या होगा? उच्च कोटि के अधिकारी। देखिए उच्च कोटि के अधिकारी जो भी रहेंगे महान रहेंगे, है ना, महामात्र। वैसे ही हम लोग महाकश्यप देखे थे, बौद्ध संगीति हुई थी जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? महाकश्यप, अजातशत्रु संरक्षक किए थे, है ना, 483 ईसा पूर्व, ठीक। महाकश्यप, उसको भी हम लोग महा करके याद किए थे। फिर सेकंड वाले को अध्यक्ष को सभाकामी, है ना, महा लोग आ गए, फिर सभा लगी करके ऐसा। वैसे ही महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी, बलि साधक, किसानों को कर वसूलने वाला अधिकारी, ठीक। बलि साधक कौन होगा? किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। और शुल्काध्यक्ष कौन होगा? शुल्काध्यक्ष, शुल्क लेने वाला। शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क व चुंगी वसूल करने वाला अधिकारी, ठीक। बलि साधक कौन हो जाएगा? किसानों से जो कर ले रहा है उसको। याद नहीं रखना, बस समझना है। अष्टकुलक कौन है? जो परामर्श देंगे, है ना, कुल के लोग क्या देते हैं? परामर्श देते हैं। महामात्र कौन हो गए? उच्च कोटि के अधिकारी हो गए। बलि साधक कौन हो गया? आपके किसानों से कर लेने वाला। वही शुल्काध्यक्ष कौन हो गया? जो शिल्पियों व व्यापारियों से क्या ले रहा है? चुंगी या शुल्क ले रहा है, ठीक। याद रखिएगा इसको। अब देखिए 52 का क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो कौन था? कौन था वो? अजातशत्रु था। बिंबिसार अपने पिता की हत्या किया, फिर अपने बेटे द्वारा ही मारा गया, तो कौन था वो? आपका राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अजातशत्रु, ठीक। इसलिए इसको पितृहंता वंश भी बोला जाता है, हर्यक वंश को, ठीक। इसको, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ठीक, पहला गणतंत्र था वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक। लिच्छवी नरेश चेतक की बहन कौन थी? त्रिशाला जी थी। त्रिशाला जी कौन थी? महावीर जैन की माता जी थी, ठीक। अब देखिए अगला, यहाँ से देखते हैं हम लोग कौशल का श्रावस्ती बहुत बार रट चुके हैं तो इसको ऐसे ही मिला लेते हैं, ठीक। फिर उसके बाद है आपका कुरु का क्या है? इंद्रप्रस्थ। देखिए कुरु राज्य का पढ़े थे हम लोग उत्तर वैदिक काल में। कुरु और पुरु मिला के आपका क्या कुरु राज्य कैसे बना था? पुरु और इसको मिला के, भरत को मिला के आपका कुरु राज्य बना था, ठीक। ऐसे पढ़े थे हम लोग। पंचाल का क्या है आपका? अहिछत्र। और वत्स का क्या हो गया? कौशाम्बी, ठीक। वत्स का क्या हो गया? कौशाम्बी, ठीक। याद रखिएगा। अब देखिए जो श्रावस्ती है इसको साकेत भी बोलते हैं, ये पॉइंट यहाँ पे मैं नोट करवा रही हूँ, ठीक। बाकी जब हम लोग महाजनपद पढ़े थे, महाजनपद जब पढ़े थे हम लोग तो उसमें ऐसा नहीं, वहाँ पे नहीं बताई थी, यहीं पे नोट कर लीजिए। श्रावस्ती को ही साकेत भी बोलते हैं, ठीक। तो देखिए ऑप्शंस लगा लेते हैं यहाँ से। ए का क्या लगाए हैं? 4। ए का 4 यहाँ पे है और यहाँ पे है। फिर उसके बाद हम लोग कौशल का श्रावस्ती जानते थे, सी का 1, तो सी का 1 कहाँ पे? यहाँ पे है आपका, ठीक। फिर बी का 3 और डी का, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? बी ऑप्शन हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। हो गया याद? याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। कौशल का श्रावस्ती कितने बार हो गया पढ़ते हम लोग को, है ना। यहीं पे बौद्ध जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है श्रावस्ती में, ठीक। और उसके बाद कुरु का क्या था आपका? इंद्रप्रस्थ था। वत्स का कौशाम्बी। पंचाल का अहिछत्र, ठीक। पंचाल का अहिछत्र। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो इसको और अभी देखे थे हम लोग, है ना, और नोट्स में ही जब हम लोग क्लास लिए थे तो वहां पर भी देखे थे स्टार्टिंग में। कौन था? अगु अगु अगुंतर अंगुत्तर
अंगुत्तर निकाय। खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय कहाँ पे देखे थे, याद कीजिए, सूक्त पिटक में ही देखे थे। बौद्ध की जातक कथाएं मिलती है, पुनर्जन्म की कथाएं मिलती हैं, और खुद्दक निकाय क्या होता है, एक छोटा सा संग्रह, मतलब जो जातक कथाएं उसका छोटा सा संग्रह करके वहीं पे पढ़े थे, ठीक। उसके बाद देखिए 56वां नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही है। तो यहीं से देख लेते हैं, कौशाम्बी नहीं रही है। कौन नहीं रही, कौशाम्बी। बाकी गिरिब्रज तो स्टार्टिंग में ही था मगध की राजधानी। राजगिरी कौन बनाया, बिंबिसार। पाटलिपुत्र कौन बनाया था, अजातशत्रु का बेटा उज्जैन, या उद्यान बोलेंगे या उद्दीन बोलेंगे, है ना, जो भी बोल सकते हो, ठीक। तो यही लास्ट क्वेश्चन है लग रहा है, ठीक। तो हम लोग टोटल कितने क्वेश्चंस कर लिए, महाजनपद काल के 56 क्वेश्चन कर लिए। जो थ्योरी में नहीं पढ़े थे उसको भी हम लोग थोड़ा मोड़ा यहाँ पे भी देख लिए। अब इससे जो भी रिलेटेड डाउट होगा तो उसको ज़रूर क्या कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और रिवीजन ज़रूर कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता का कीजिए, उसके बाद किसका करिए, वैदिक काल का कीजिए, जिसमें ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल आता है। बौद्ध जैन धर्म का कीजिए, 6ठी शताब्दी के बाद जो धार्मिक आंदोलन हुए हैं उसमें आते हैं। फिर महाजनपद काल आया, महाजनपद काल का एमसीक्यू भी कर लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे सीधे डायनेस्टी, जो 60 डायनेस्टी थे उनको पढ़ेंगे, ठीक। 60 डायनेस्टी में तो हम लोग हर्यक का देख ही लिए, बिंबिसार के बारे में, अजातशत्रु के बारे में, और उज्जैन के बारे में, ठीक। अब हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। मौर्य मतलब नंद वंश का डिस्कस भी वहीं पे कर लेंगे, और मौर्य वंश का भी डिस्कशन वहीं पे कर लेंगे, ठीक। तो जो भी डाउट रहेगा कमेंट करके बताइएगा, ठीक। क्लास कैसा लग रहा है उसको भी बताइए, ताकि आगे कंटिन्यू कर पाए, ठीक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।